हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो यार आज फिर से हम एक और बेहतरीन यानी मस्त वाले कॉन्सेप्ट का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। आई मीन उसके सारे कॉन्सेप्ट हम औसम तरीके से सीखने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ यार, उसका एप्लीकेशन हमने करना है। उसको सीखने के बाद उसका यूज आप कैसे करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये सबसे जरूरी होता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को इजीली क्रैक करने के लिए आप तुरंत उसका एप्लीकेशन किया करो जो आपने कंसेप्ट सीखे हैं। ठीक है, सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले जल्दी से कंसेप्ट को देख लेते हैं, कंसेप्ट है क्या और किस तरीके से हम वहां पे बात करने वाले हैं, उसको अप्रोच कैसे करेंगे, इजिली मास्टरी कैसे करेंगे उस कंसेप्ट की। ओके, कम ऑन। सो हियर वी गो। और आज की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया बॉस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ये आप सबको बताया। ठीक है, तो यार इसका यूज करके जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इजिली आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, उस सारी बातें मैं यहाँ बात करूंगा। तो शुरू की कुछ चीजें, शुरू के कुछ कॉन्सेप्ट ये बहुत बेसिक से होंगे। बेसिक बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है कि नहीं? तो यार देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ चलो बाद में देखेंगे, पहले हम बात करने वाले हैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है ना, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके सारे एप्लीकेशन देखेंगे, लाइक उसके किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे आप उसको सॉल्व करके आओगे। है कि नहीं? मेरा काम है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना, आपको हर चीज बेहतरीन तरीके से सिखाना। ओके, तो एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे टाइम भी हमारा बच जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोला गया है सर? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली। ठीक है, ध्यान से समझना, परपेंडिकुलरली। तो इन क्वांटिटी ऑफ फील्ड लाइंस को जो किसी सरफेस से पास हो रही है, इसको क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली, उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, उसको उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर कैसे? सपोज करो ऐसे, सपोज करो कोई एक ऐसा सरफेस आपको दे रखा है, समझ गए? या तो फील्ड लाइंस ऊपर से आ रही होंगी और उससे पास हो रही होंगी, समझना, ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे पास हो जा रही होंगी। ठीक है कि आप नहीं, आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आ रही होंगी लाइंस। ओके सर, इस तरीके से लाइंस आ रही होंगे, बढ़िया है। लेकिन जो लाइन इससे पास नहीं हो रही है, ये लाइन देखो पास नहीं हो रही है, कौन सी सर? 1 2 3 4, ये लाइन पास नहीं हो रही है। तो हम केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, केवल उन फील्ड लाइंस को बोला जाता है जो किसी सरफेस से पास हो, क्रॉस करे किसी सरफेस को। जो क्रॉस नहीं कर रही है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बोला जाएगा, बट फ्लक्स नहीं बोला जाएगा। ठीक है, सो इनको फ्लक्स हम नहीं कंसिडर करेंगे, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो दीज ऑल दीज लाइंस, है ना, ये सारी जो लाइंस है, ठीक है, इनको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि डेफिनेशन यही वो बता रही है ना। और ये परपेंडिकुलरली पास हो रही है, आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, आप समझ गए आप लॉजिक। तो यार सर मतलब बिल्कुल क्लियर है बात। आप इस सरफेस को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, यहां से फील्ड आ रहा होगा, इससे पास हो रहा होगा। ओके, यहां से फील्ड आ रहा होगा, ऐसे पास हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसे पास हो रहा होगा। तो जितनी लाइंस इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से पास हो रही है, इसको क्रॉस कर रही है, उन्हीं को फ्लक्स का नाम दिया जाता है, मतलब इनको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो लाइन यहां से पास नहीं हो रही है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्लक्स। समझ गए लॉजिक? यस सर, बिल्कुल। और ये परपेंडिकुलरली जानी चाहिए। सर अगर परपेंडिकुलर नहीं जाएगी तो क्या होगा? बताऊंगा ना, टेंशन नहीं लेने का, पहले समझो कि अगर कहीं पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और वो किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया को क्रॉस करके जा रही है, उनको बोलते हैं फ्लक्स। सर कैसे? मतलब फील कराओ थोड़ा। देखो भाई, जब आपने देखा होगा, जब तेज तूफान आता है, मतलब तेज हवाएं आती है ना, हम अपने सारे घर की खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है, धूल मिट्टी अंदर आती है। अब गलती से अगर तुम्हारे घर की कोई पर्टिकुलर एक छोटी सी विंडो भी ओपन रह गई, तो बाहर जो तेज तूफान चल रहा है वो तो बहुत सारी एयर है, उसमें से कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर मतलब आना तो सारी चाहिए, लेकिन चूंकि विंडो का साइज इतना सही है, छोटा साइज है, तो उस साइज के इक्वली क्वांटिटी उसमें अंदर आ पाएगी। आप समझ रहे हो? बाहर, घर के बाहर तेज तूफान है, बहुत हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो सरफेस खुला हुआ है, उसके एरिया, जितना भी एरिया है, उससे जो फील्ड अंदर आएगा, आई मीन जो एयर अंदर आएगी, उसको बोलेंगे एयर फ्लक्स। पूरी बाहर तेज हवाएं चल रही है, तूफान चल रहा है, उसको एयर फ्लक्स नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जस्ट एयर है भाई, बहुत तेज तूफान आ रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस करके कितनी क्वांटिटी उस टोटल एयर में से हमारे रूम में आ रही है, उसको नाम देंगे एयर फ्लक्स। कुछ फील हुआ? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो उस पर्टिकुलर एरिया से कितनी पास हो रही है, बाहर तो कितनी भी हो सकती है, उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, बाहर एयर है तो एयर फ्लक्स बोलेंगे, वाटर है तो वाटर फ्लक्स बोलेंगे, है ना। सपोज करो ऐसे इमेजिन करो
कि आपकी जो छत है ना, आपकी जो छत है मतलब जो एक तरीके से आपका रूम है, उसमें ऊपर को देखो आप छत है, और उसमें एक छोटा सा कहीं बड़ा सा एक होल या छोटा जो भी आप माने एक होल क्रिएट हो गया और ऊपर से बारिश हो रही है, तो कहीं से पानी आपके रूम में नहीं आएगा, लेकिन उस होल से पानी आएगा। तो बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत पानी होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर होल के एरिया से कितना पानी बाहर आ रहा है उसको बोलेंगे वाटर फ्लक्स। अब समझ गए आप, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ लाइंस, ठीक है, या लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग एल्स, मे बी एयर, मे बी वाटर, मे बी, यहाँ पे हम बात करें फील्ड लाइंस की, जो किसी एरिया को क्रॉस कर जाए, ठीक है, जो उस एरिया से एंटर नहीं कर रही है उनको फ्लक्स नहीं कहेंगे, बात खत्म। होप सो आपके दिल और दिमाग में ये चला गया होगा, ठीक है, ओके कूल। अब आते हैं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या है सर? ये तो होगी समझने वाली बात है, ठीक है, कि भाई परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रही तो क्या करेंगे? आ जाओ देखो, तब हम क्या करने वाले हैं, सपोज करो ये कॉइल मैंने एज इट इज रख दिया है, ठीक है, समझ गए, ये कॉइल एज इट इज, और इसका ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी है, ये इसका एरिया है, ठीक है, जो भी होगा। तो नॉर्मली तो मैं बोल रहा हूं कि फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, लेकिन मैंने बोला फील्ड लाइंस ऐसे ना जाके ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, समझ गए आप, परपेंडिकुलरली नहीं जा रही, किसी एंगल पे जा रही है। क्यों सर, कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया की जो डायरेक्शन है वो तो इधर होगी, एरिया वेक्टर तो इसका कहीं इधर जाएगा। देखो एरिया वेक्टर लिख दिया मैंने, कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं आप ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे एंटर कर रही है, जबकि इसका जो फेस है एरिया, जैसे मेरा हाथ है ना, इसका इधर है, डायरेक्शन इधर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, मतलब ये किसी एंगल पे है। सर यहाँ पे कैसे करते हैं आप? अगर देखो आप ध्यान से देखो, ये फील्ड लाइंस जो है, देख लो ये फील्ड लाइंस जो है, ये इसमें एंटर कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और इसका जो एरिया वेक्टर है इसका, अगर मैं उसको मान लूँ डाउनवर्ड, ठीक है, तो एरिया भी नीचे को है और फील्ड भी उधर को ही है। तो एरिया और फील्ड जब सेम डायरेक्शन में हो तो समझ जाना परपेंडिकुलर है या अपोजिट हो, क्योंकि 2D के केस में एरिया आप ऊपर को भी मान सकते थे और फील्ड नीचे को जा रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक ही लाइन पे होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया ऐसे है, या तो कोई बच्चा मानेगा ऐसे या फिर ऐसे मान लेगा, इधर को पीछे को। तो भाई एरिया इस लाइन पे है और फील्ड इस लाइन पे है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बन गया। तो this here is you can say electric field lines crossing this surface at any angle थीटा, समझ गए। और थीटा का मेजरमेंट किसके साथ किया जाएगा? उसके एरिया वेक्टर के साथ, वो सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। तो करेंगे क्या सर? तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसका जो एरिया वेक्टर है, सपोज करो उसकी डायरेक्शन इधर है, तो फील्ड भी इधर ही हो, जबकि फील्ड जा रहा है इधर को किसी एंगल पे। तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया की डायरेक्शन में आए। तो देखो भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके साथ एंगल बना रही है, इस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? ई कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट चला जाएगा इधर ई साइन थीटा। एंड ई साइन थीटा इसमें एंट्री नहीं लेगा, उसको ऐसे क्रॉस करके जा रहा है, ऊपर को टच करके, जबकि ई कोस थीटा कंपोनेंट बता रहा है कि फील्ड कहीं इधर से आ रहा है और इसमें अंदर को जा रहा है। तो आप देख सकते हो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ई कोस थीटा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट इसको क्रॉस करेगा, केवल ये वाला नहीं करेगा, परपेंडिकुलर वाला नहीं करेगा, समझ गए आप? मतलब जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, एक तरीके से सॉरी एरिया के जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका ये वाला कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है वो वाला नहीं करेगा, समझ गए आप? अब फ्लक्स को लिखेंगे कैसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फ्लक्स को लिखेंगे कैसे? तो फ्लक्स को लिखते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द ई, यानी जो उसका कॉस कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ले लेंगे, और ई कॉस थीटा जो एरिया की डायरेक्शन में है, और इनटू उसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाई आ जाएगा आपका ई ए कॉस ऑफ थीटा। ये आपने सबने पढ़ा है, आपको सबको याद होगा, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना बॉस? तो देख लो, क्लियर है, ई ए कॉस थीटा, सिंपल है, लॉजिकली आप ध्यान से देखें। यूनिफॉर्म फील्ड है ये, कैसा फील्ड है सर? यूनिफॉर्म, अभी हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ई ए कॉस थीटा हो गया, बिल्कुल कंप्लीट एरिया से पास हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, एरिया भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये कॉस थीटा, तो ए भी कॉस थीटा टाइप का बन गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, समझ गए? डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला याद रखना एज इट इज, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आगे न्यूमेरिकल करने के लिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है वेक्टर में हमने सीख रखा है, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको भी आता है, ठीक है। तो यार ये तो आज का बेसिक डेफिनेशन कि अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, कहानी क्या है इसके पीछे, उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, ये सब सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो चलो पता है, अच्छे से हमने पढ़ रखा है। एरिया वेक्टर थोड़ा सा बताऊंगा मैं, थोड़ा सा क्या अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई कर पाएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे सिचुएशन क्या है और किस तरीके से आपने हैंडल करना।
कूल ना। तो ये तो जल्दी से बता देता हूँ आपने यूज कैसे करना है इस फॉर्मूले का। आपने क्वेश्चंस वगैरह जब आप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, उसके बाद एरिया वेक्टर के डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे, जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कम ऑन। तो देखो भाई, अभी अभी हमने देखा जो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला बन गया वो बन गया ई ए कॉस थीटा, मतलब एक जनरल फॉर्मूला बन गया ये। मतलब किसी भी जब ई और ए के बीच में कुछ भी एंगल होगा उसके लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एंगल है थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, ठीक है, ये तीन केस में ले रहा हूं, नॉर्मली या 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 0 डिग्री का मतलब क्या है, देखो ये कॉइल है ना आपके पास, ये कॉइल है, सपोज करो एक कॉइल आपने ऐसे ले ली, तो ये इसका जो एरिया वेक्टर है, देखो जब ये कॉइल है, अगर मैं 2D सरफेस की बात करूंगा, 2D सरफेस आप ध्यान से समझते हैं ना, 2 डायमेंशनल, सपोज करो एक कॉइल ले ली मैंने, एक डिस्क ले ली, ठीक है, या एक सर्कल टाइप ले लिया मैंने, ठीक है। तो डिस्क के केस में 2D सरफेस जितने भी होंगे उनके केस में या तो एरिया वेक्टर आप इधर मान लोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, इधर मानोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, दोनों ही वैलिड रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आपने कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर इधर को डायरेक्शन माने, इधर 2 डायमेंशनल सरफेस है तो किधर को भी मान लो। 3D में मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3D में आपने कुछ चीजें याद रखनी है। अब डिपेंड करेगा कि फील्ड किधर से जा रहा है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर से इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस कर रहा है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने देखा एरिया की डायरेक्शन दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इनके बीच में 0 होगा। मतलब हम बोलेंगे कि मैक्सिमम फील्ड इस केस में जब थीटा 0 होता है इसको क्रॉस करके जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स वहां पे वो देगा मैं, तो मैक्सिमम फ्लक्स देगा ई ए कॉस 0 और कॉस 0 होता है 1। तो इस केस में जो फ्लक्स क्रॉस होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया की डायरेक्शन में ही एंटर करे किसी सरफेस में, तो मैक्सिमम क्वांटिटी वहां से पास होंगी उस पर्टिकुलर सरफेस से। इसका ये सिग्निफिकेंस होता है, ये मतलब होता है, समझ गए, ये मतलब। या अपोजिट डायरेक्शन में देख लो कि यार सर किसी बच्चे ने इस एरिया की डायरेक्शन को इधर को मान लिया, तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है, और फील्ड जा रहा है इधर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या देखना है कि फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो उनके बीच में एंगल बन गया 180। तो 180 एंगल बन गया, मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स पास होगा, देखो एक दूसरे के अपोजिट है, बस ये ध्यान रखना, एक दूसरे के अपोजिट है, तो आएगा ई ए कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो ये जो फ्लक्स आएगा माइनस ई ए आएगा, है तो उतना ही, देख लो बस ये प्लस में ये माइनस में, समझ गया, ये प्लस में है ये माइनस में। ओके, इसका मतलब है कि अगर फ्लक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इससे एंटर कर, इससे बाहर निकल रही है, तो ये आउट के लिए यूज होगा कि इससे बाहर निकल रही है, अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, एरिया के डायरेक्शन में बाहर निकल रही है। लेकिन अगर फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एरिया की डायरेक्शन आपने इधर मान ली है, आप देख सकते हैं, और फ्लक्स इसमें एंट्री ले रहा है, ठीक है। तो एरिया तो है इधर को, फ्लक्स एंट्री ले रहा है, तो जब एंटर करता है फ्लक्स, यानी इन के लिए यूज होगा और ये आउट के लिए यूज होगा जब भी पॉजिटिव आएगा। अगर फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है तो ये आउट के लिए यूज होगा, फ्लक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें एंटर कर रही है लाइंस, ऐसे समझना, ठीक है, समझ गए आप, समझ गए, जैसे ऐसे समझो, देखो मान ले कंडक्टिंग सरफेस पे उस पर आपने चार्ज दे दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बाहर निकलने का मतलब हुआ इससे फील्ड आउट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर होगा उसी की डायरेक्शन में होगा और फील्ड भी इधर ही है, तो यहाँ पे फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, मतलब ये आउटवर्ड के लिए यूज किया जाता है जब बाहर निकल रहा होता है। लेकिन अगर इसको हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो इसमें फील्ड नेगेटिव चार्ज है तो इसमें एंटर कर रहा होगा कहीं से भी, समझ गए आप। तो जब भी किसी सरफेस में फील्ड एंटर करे, है ना, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है जी, क्योंकि इसका जो भी एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे देखो फील्ड तो अंदर को आ रहा है लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर को होगी। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब वो उसमें एंट्री ले रहा है, इन कर रहा है और वो आउट हो रहा है, इसका ये मतलब होता है, समझ गए लॉजिक, यस, ठीक है, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। अब अगर आपने क्या किया, ये फील्ड लाइंस तो है लेकिन ना वो फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही है ना बाहर निकल रही है, बस इसको टच करके जा रही है, ऐसे बाहर से ऐसे टच कर रही है, देखना ये फील्ड लाइंस जो है ये टच करके जा रही है, समझ रहे आप बात को मेरी, ओके। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर को है, तो यार सर फील्ड लाइंस इधर को जा रही है, इनके बीच का एंगल है 90, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स आ जाएगा cos 90, तो 0 होता है, cos 90 0, फ्लक्स 0। इसका मतलब होता है नो लाइंस क्रॉसिंग सरफेस के अंदर से एक भी लाइन पास नहीं होगी, बस वो उसको टच करके चली जाएगी, समझना मेरा हाथ है, अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ से पास कराना चाहता हूं तो मेरे को ऐसे लाना पड़ेगा ना, देखो ऐसे, तो ये इससे क्रॉस हो रहा है, या तो इधर से कर दूं या इधर से कर दूं, तो ये इससे क्रॉस हो रहा है, मतलब इससे इसको कट करके जा रहा है। बट अगर ये मार्कर मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं, ठीक है, और ये मार्कर मैं इसको ऐसे टच करके, तो कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, तो मेरे हाथ का जो एरिया है वो आपकी तरफ इधर को है,
ठीक है, मार्कर ऐसे जा रहा है तो मार्कर की डायरेक्शन ये है, एरिया की है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। तो जब भी एक भी फील्ड लाइन उस एरिया को क्रॉस ना करें, उसको टच करके चली जाए, तो इसका मतलब होता है फ्लक्स जीरो, मतलब नो फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। होप सो आप समझ गए होंगे कहानी क्या है इसकी, बेसिक तौर पे कहानी क्या है, यूज कैसे करना है, ये भी आपके दिमाग में चला गया होगा। कूल ना। अब किसी भी एंगल पे निकालो, ये तो मैंने इसके थ्रू समझाना था आपको, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, व्हाटएवर, किसी भी एंगल पे यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर है? तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है, जो किसी एरिया को क्रॉस कर रही है, किसी एंगल पे हो सकती हैं, किसी भी एंगल पे हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी, मेरी जुबानी। अभी मैंने 2D सरफेस के लिए बताया आपको केवल, ठीक है, ये 2D सरफेस है। तो 2D सरफेस के लिए एरिया आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, जैसे या तो ऊपर को मान लो डायरेक्शन, या डाउन मान लो, कोई टेंशन नहीं है, आंसर भी सही रहेगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 2D सरफेस के केसेस में। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज 3D सरफेसेस की, है ना, जो आपको जरूरी याद रखना चाहिए, ठीक है। ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं। बात करते हैं फॉर 3D सरफेसेस, फॉर 3D जो आपका सरफेस होता है, जो क्लोज्ड सरफेस होता है, ठीक है। एक अगर क्लोज सरफेस है, मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस है अगर आपके पास, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? अच्छा, एक चीज तो क्लियर है आपको, ई ए कोस थीटा, ये तो वो आपके दिलो दिमाग में सेट होना चाहिए, यानी ई डॉट ए लिख सकते हैं। और ये जो एरिया वेक्टर होता है ना, दिस एरिया वेक्टर, ये बिल्कुल अपने माइंड में रखना जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ऑलवेज, है ना, याद रखना इसको, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमेशा, ठीक है ना, कैसा भी सरफेस हो, ठीक है। जैसे मैंने 2D के केस में आपको बताया, ऐसे ले लो या कोई ऐसा सरफेस ले लो, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल है, डिस्क ले लो, है ना, ये एक रेक्टेंगल स्लैब है, L लेंथ है, B है, तो उसका जो एरिया की डायरेक्शन होगी ये ऐसी होगी, बिल्कुल ऐसे देखो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, आउटसाइड, ऐसे ले लो या अंदर को ले लो। वैसे इसका एरिया इसके प्लेन के, जैसे देखो यहाँ पे 2D में ऐसे दिख रहा है तो ऐसे होगा, या ऐसे रख दो तो ऐसे होगा, या तो इधर को होगा बाहर, तो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर या बाहर ऐसे, समझ गए आप लॉजिकली। हम बात करेंगे यार 3D, तो दिस एरिया वेक्टर ऑलवेज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके, यू जस्ट रिमेंबर। अब देखो, अगर एक क्यूब की बात करोगे ना आप, क्यूब, ठीक है भाई, तो 3D के केस में तो नो वरी एट ऑल, आपने एक पॉइंट याद रखना है और उसी पे फोकस करना है। देखो इसके कितने फेसेज हैं आपको समझ में आता है, ठीक है जी, एक, और दूसरा सरफेस ये रहा इसका 2, फिर 3, फिर सामने वाला 4, पीछे वाला 5, और फिर 6 सरफेस। जैसे आपका रूम है, आपने सामने की दीवार है, फिर लेफ्ट एंड राइट, फिर अप एंड डाउन, 6 सरफेस है ना। तो 3D के केस में जो एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज आउटवर्ड लेना है, आउटवर्ड। इसकी जो डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा बाहर को लेनी है, जबकि 2D के केस में ये बाहर को भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है, समझ गए आप, बोथ साइड। बट 3D में जैसे ये सरफेस एरिया अगर आप देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, आपको दिख रहा होगा, इसकी डायरेक्शन क्या लोगे, अंदर नहीं मानोगे, बाहर को मानोगे इसका। अगर ये सरफेस 1 है तो उसके एरिया वेक्टर बाहर है, और ये अपर वाला देखो तो इसके अंदर को नहीं मानना है, बाहर को मानना है, हमेशा बाहर को मानना है। मान लिया 2 है, समझ गए। लेकिन ये वाला जो है, ये इसके एरिया वेक्टर की तरह, ये इसका बाहर को, इसके बाहर ये होगा, मान लिया 3 है, ऐसे मानना है। और जो ये नीचे वाला है, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर अंदर को नहीं लेना है, बाहर को लेना है। एरिया वेक्टर मान लिया 4 है तो 4, जो मेरे को दिख रहा है मैंने दिखा दिया। एक ये वाला है, ये ऐसे होगा, जो पीछे वाला वो पीछे को होगा। मतलब 3D के केस में हर सरफेस जो भी होगा उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी, बात खत्म, आउटवर्ड होगी, बाहर को लेनी है। 3D के केस में बाहर को लेनी है, समझ गए आप? अब समझ रहे हो? ओपन सरफेस, जैसे ये बुक है, नोटबुक है, जैसे इसका जो सरफेस एरिया ये ऐसे होगा, या अंदर मान लो या बाहर मान लो, क्योंकि ये 2D मान के चलेंगे हम, ठीक है। लेकिन 3D के केस में हमेशा आउटवर्ड लेना है, कूल, समझ गए ना, आउटवर्ड, ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे। तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ एरिया आउटवर्ड होगा, और जिस सरफेस का वो एरिया होगा उस सरफेस के वो परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज। क्लियर है? तो यार ये बातें आपको पता होनी चाहिए, एरिया वेक्टर को डिफाइन करना आपको आना चाहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 4 नोट करके ये भी लिख लेंगे कि अगर बहुत बड़ा एक एरिया है ए, और लेकिन उसके छोटे से एरिया की हम बात कर रहे हैं, उससे फ्लक्स पास हो रहा है, मान लिया ये छोटे से एरिया से, इसका छोटा सा स्मॉल एरिया है, एलिमेंटल एरिया है, और इसकी डायरेक्शन इधर को है, सपोज करो एलिमेंटल एरिया की डायरेक्शन, और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो जो ये छोटा सा स्मॉल एरिया है, टोटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस छोटे से स्मॉल एरिया की, इससे जो फील्ड लाइन किसी एंगल पास हो रही है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम लिखेंगे इसका फ्लक्स डी फाई, स्मॉल फ्लक्स है क्योंकि ई डी ए कोस थीटा होगा, ठीक है। टोटल निकालने के लिए आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल निकालने के लिए आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, ई डी ए कोस थीटा। यहाँ पे जो ई है ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, ध्यान देना, मे बी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है,
मतलब ये वेरिएबल हो सकता है, मतलब किसी डिस्टेंस पोजीशन किसी पे भी डिपेंड कर सकता है, तो ये वेरी भी कर सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म होगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन आप एज इट इज यूज करेंगे। समझ गए लॉजिक बॉस? तो दिस इज द फॉर्मूला। आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने वाला हूं, इसका अप्लाई इसको कैसे करना है वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूं, और मस्त तरीके से आप समझ जाएंगे कि इसकी क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं। हर तरीके का बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। आप देखते जाओ, मस्त तरीके से नोट्स बनाते जाओ, बातों पे ध्यान देते जाओ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करते रहो। ठीक है बॉस? ठीक है, अब चलते जल्दी से चलते हैं, जल्दी से वेट नहीं करने का बॉस, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो तो यही है कि हाउ टू अप्लाई दीज कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जब तक वो करेंगे नहीं तब तक धुरंधर हम बनेंगे नहीं। वाह, ये तो लाइन बन गई यार। जब तक वो करेंगे नहीं तब तक धुरंधर बनेंगे नहीं, तो करना ही पड़ेगा ना मैन। ओके ओके, सो कंसेप्ट हमने अच्छे से सीख लिया यार। अब न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से, जिसका आपको इंतजार था, मेरे को भी इंतजार था। मतलब जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। पहले कंसेप्ट ऑफ जो फ्लक्स है उसको अप्लाई करना सीखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा, मतलब एग्जांपल लेके आपको कुछ क्वेश्चंस करने बताऊंगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद गॉस लॉ पे उसको अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ सीखेंगे, देन उसका यूज करके न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मतलब उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स। यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। आप जल्दी से देखें, मस्त तरीके से देखें, और अपना बेसिक फंडामेंटल आपने क्लियर करना है एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, सपोज करो गाइस, उसने बोला कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से समझना, यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से इधर को जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म है। देखो, ठीक है, अब इसको आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि लाइंस आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है, पैरेलल है और स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, ओके सर। अब वो बोलता है कि यार सर ये लाइंस जा जरूर रही हैं, अगर यहाँ पे कहीं हम एक सिलेंड्रिकल कोई बॉडी ले ले, ये देखो कोई सिलेंड्रिकल बॉडी ले ले, अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी, जैसे ये मेरा मार्कर ही है, मैंने ऐसे रख दिया, तो लाइंस इसके अंदर एंटर करेंगे। देखा, इधर से एंटर करेंगी, आप चेक कर सकते हो, इस वाली साइड से एंटर करेंगी और इधर से बाहर निकल जाएंगी। मतलब और भी बहुत सारी होंगी, मैंने इनको थोड़ा सा दूर दूर बनाया है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि और भी लाइन इससे पास हो रही है, इस तरीके से मान लो और इस तरीके से मान लो। ठीक है, इस तरीके से इमेजिन कर लेना, मतलब यूनिफॉर्म मान के चलना है, ऐसे आपने मान के चलना है। ठीक है जी, तो यहां से जो फील्ड इससे बाहर निकल रहा होगा ये वाला, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके इस एंड से एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म फील्ड और इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस वाले एंड से बाहर निकल रहा है। और फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है कि फ्लक्स है कि नहीं है? फ्लक्स का सिंपल सा मीनिंग है कि लाइन ऑफ फोर्स किसी पर्टिकुलर सरफेस में एंटर करके बाहर निकल रही है, या तो एंटर कर रही है बाहर निकल रही है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, और किससे बाहर नहीं निकल रही है, आई मीन किससे एंटर नहीं कर रही है, मतलब वहां फ्लक्स नहीं माना जाएगा। यही तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, चूंकि इस सरफेस को ध्यान से देखो, इस वाले को, ठीक है, इस वाले सरफेस को ध्यान से देखो, इधर से फील्ड इसके लिए जा रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये सरफेस एरिया 1 मान लो, सॉरी, ये वाला एरिया आप 1 मान लो, ये वाला जो फेस है इसका एरिया 1 मान लो, और ये वाला जो है इसको 2 मान लो, और इसका एक सरफेस भी तो है, ये वाला भी तो है, ये वाला, एक तो आपने ये माना और एक आपने ये माना। ठीक है, अब ये भी तो है भाई, इसके अंदर है तो इससे भी तो बाहर आ सकता है। तो ये वाला जो है, ये वाला, इसको आप इसको नाम दे दो कुछ 3, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है। देखो, इसमें एंट्री कर रही है तो इसका जो फेस है, डायरेक्शन ऑफ एरिया, क्योंकि हम एंगल हमेशा किसके साथ देखते हैं, एरिया की डायरेक्शन के साथ देखते हैं एंगल, समझ गए आप? तो यहां से जब आप देखोगे तो इसका फेस का डायरेक्शन इधर है, देखो इधर है, एरिया की डायरेक्शन इधर है कि नहीं? ये इधर से निकल रहा है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो एरिया डायरेक्शन है वो इधर को है, देखो, ठीक है, ये एरिया डायरेक्शन है, मतलब ऐसे है इधर को और इसका ऐसे है इधर को, समझ गए? तो इस पॉइंट पे ध्यान से देखो आप, अगर पॉइंट 1 पे फ्लक्स निकालूंगा तो वो होता है ई ए कॉस थीटा। ई है यूनिफॉर्म, तो नो प्रॉब्लम, आप लेंगे ई ए कॉस कितना है सर, 180, तो 5 आपके पास दोस्तों आने वाला है, दैट इज माइनस ई ए। माइनस का मतलब एंटर कर रहा है ना? जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के अंदर एंटर करे, किसी एरिया के अंदर एंटर करे, तो नेगेटिव होगा। एंटर कर रहा है नेगेटिव, क्योंकि एरिया वेक्टर और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपोजिट होंगे। क्लियर दिख रहा होगा आपको? ठीक है, यहां से ना सर बाहर निकल रहा है, मैंने कहा हाँ बाहर निकल रहा है, तो अगर ये बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, और इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो भी बाहर को ही है, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यहां पे जो होगा φ2 वो होगा ई ए कॉस 0, तो 0 1 हो जाता है, तो φ2 आ गया प्लस ई ए। देखो एरिया सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, क्यों सर, यूनिफॉर्म है, तो ई भी सेम, एरिया तो दोनों साइड में सेम ही है, ई भी सेम ही है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है।
अगर वो देखना है तो चेक करो, देखो ठीक है, चेक करें। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यहाँ यूनिफॉर्म है, यस सर, अगर मैं टोटल बात करूं, देखो ये लाइंस ऐसे जा रही होंगी, तो यहां पे जो सरफेस एरिया होगा ये वाला, इसको देखो ये मार्कर, इससे तो चलो सर बाहर निकल रहा है, इससे एंटर कर रहा है, यहां पे जो होगा इसका जो फेस डायरेक्शन है या तो इधर है या ऊपर को है या इधर होगा, समझ रहे हो आप। तो इसका जो एरिया डायरेक्शन है ये ऊपर को है A3 वाले का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये जो फील्ड इसके अंदर है वो इससे तो नहीं निकल सकता बाहर, ठीक है, ऐसे नहीं जा सकता बाहर, समझ गए। तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का मतलब जब इससे बाहर आएगा ही नहीं तो जीरो, ठीक है, जीरो हो गया। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालूंगा, ध्यान से समझना, कितना इन गया और कितना आउट गया, दिस इज द टोटल फ्लक्स। नाउ द टोटल फ्लक्स इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन से इन कितना गया माइनस EA, आउट कितना गया प्लस EA। वैसे तो ये भी था, थर्ड वाला भी था, पर वो जीरो है, थर्ड वाला जीरो है क्योंकि एंगल 90 डिग्री पे है, ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया सर, और ये पहले से जीरो है, तो टोटल फ्लक्स आ गया सर जीरो। मतलब जब भी कभी एक सरफेस ऐसा होगा या कोई भी सरफेस होगा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो याद रखना जितना फील्ड एंटर करे, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, मतलब टोटल हमेशा जीरो होगा, टोटल हमेशा जीरो होगा। इस कंसेप्ट का आप यूज करेंगे, ठीक है, इस कंसेप्ट का आप यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए। समझना कैसे, अभी मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू अप्लाई दिस, है ना। अभी हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अभी देखते जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो ये एरिया है, ये दिख रहा है आपको क्लियरली यहाँ पे कि भाई ये जो एरिया है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं πr², ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं पाई, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख सकता हूं। अगर मुझे यहाँ लिखना होगा -e × πr², अगर मुझे यहाँ लिखना होगा ये वाला, तो मैं यहाँ लिखूंगा +e × πr², ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया से तो कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम यहाँ यूज कर सकते थे ये। अगर आपसे पूछता बताओ कितना एंटर कर रहा है तो इतना, कितना बाहर निकल रहा है तो इतना, टोटल कितना जीरो, टोटल कितना जीरो, कुछ भी पूछे आपको बस पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आ जाओ वापस, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक चीज और याद रखना, समटाइम कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आएंगे, और एक चीज हमें पहले ही पता है कि जो एरिया वेक्टर है ना, जो एरिया वेक्टर है इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये तो मेन पॉइंट है, ये हमेशा दिमाग में रखना है ना। जब हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं EA cos ऑफ थीटा, ये जो एरिया है, कुछ समटाइम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे, इसको हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, प्रोजेक्टेड, मैं बताऊंगा कैसे प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, ठीक है। जब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे, अभी मैं बता रहा हूं कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल गाइस आपको दिया है, सपोज करो ये सिलेंडर ऐसे ना रख के ऐसे रख दिया, ठीक है, सपोज करो ये सिलेंडर आपने ऐसे रख दिया, देखो हॉरिजॉन्टल ना रखे वर्टिकली ले लिया, इसी में समझ में आ जाएगा आपको, आपका फंडा इसी में हो जाएगा क्लियर, सुपर क्लियर एक्चुअली, ठीक है, इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन है, देखो ये अप हो गई, अगर इसको मैं 1 मान लूं तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, और ये वाला जो सर है ये डाउन हो गया, बिल्कुल सर, इसको आप मान लो एरिया 2 हो गया कि नहीं। कैसे सर, कैसे बात कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो, देखो ये जो मार्कर है ना, इसकी डायरेक्शन है डाउन, इसकी डायरेक्शन है अप, ठीक है। अब ये जो आपको इसका सरफेस दिख रहा है आपकी तरफ है ना फेस, इसकी बाहर को है, समझ गए, इसकी बाहर को है, अच्छा सर ठीक है। अच्छा सर क्या कैलकुलेट करना है, इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालना चाहते हैं हम, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये एक ऐसे फील्ड में रखा है, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली जा रहा है, आप देख सकते हो ऐसे फील्ड में रखा है जो यूनिफॉर्मली जा रहा है, यूनिफॉर्मली जा रहा है, ठीक है सर, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पास हो रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है, समझना, सारी चीज आपको क्लियरली बताई जाएंगे। यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्या करेंगे, ओके कम ऑन। अब देखा, अब आप ध्यान से देखो, पहले इस वाले, और ये सरफेस एरिया को मान लो एरिया नंबर 3, ठीक है, जो इसका सरफेस एरिया दिख रहा है, या इधर से देखूंगा तो ये दिखेगा मेरे को, आपको दिखेगा, ये बात एक ही है, इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, कूल, यस सुपर कूल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखो ये जा रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले एरिया से पास होगा ऐसे, तो इसके एरिया की जो डायरेक्शन है वो तो अप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल आ गया, मतलब इस एरिया से तो फील्ड लाइन नहीं निकल सकती कभी भी, क्योंकि उसको टच करके जा रही है, ठीक है। तो φ1 तो पक्का 0 हो गया, निकालना ही नहीं है, एंगल चेक कर लो, यहां से जो फील्ड जा रहा है देख लो आप, तो इसका फील्ड सर इधर है, एरिया की डायरेक्शन डाउन है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी 0 है। मतलब 0 का मतलब होता है कि ये लाइन सीधी जाएंगी, ऐसे नहीं जा सकती कभी भी, इससे बाहर नहीं निकलेंगे, या इससे बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, इसका मतलब 0 होता है।
अब सर बचा क्या, देख ये फील्ड इस सरफेस से, देखो इस वाले सरफेस से एंटर कर रहा है ना, और इससे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो इससे बाहर निकल रहा है। तो यहां पे जो फ्लक्स होगा वो इन है और यहां जो फ्लक्स होगा वो आउट है, और हमें पता है यूनिफॉर्म है तो टोटल फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये तो क्लियर है, टोटल फ्लक्स मस्ट बी जीरो। अगर आपसे पूछे कितना एंटर कर रहा है या कितना आउट हो रहा है, ठीक है भाई, ये तो उसका सम नहीं होता है, टोटल फ्लक्स होगा इन कितना कर रहा है प्लस आउट कितना हो रहा है, समझ गए, एंटर कितना कर रहा है और बाहर कितना निकल रहा है ना। मतलब दोनों सरफेस एक जैसे है ना, इस मार्कर के इस पूरे सरफेस को इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से एक जैसे ही है ना, कर्व्ड सरफेस जो है इसका एक जैसे ही है यार, है कि नहीं है? यस सर। तो निकालेंगे कैसे सर? अगर आपसे पूछे इसके कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ है ना, एंट्री पे या आउट पे, तो कैसे करेंगे? हमें पता है ये तो जीरो है, तो ये दोनों भी सेम ही है तभी तो जीरो होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। कैसे सर, क्या बात कर रहे हो? जैसे अगर ये मैं कप ले लूं, सिलेंडर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो आपको दोस्तों ये वाला पार्ट ऐसे दिखाई देगा, ध्यान से देखना, आप ही के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट ऐसे दिखाई देगा। तो जब इससे फील्ड, हमें तो पता है, हम पास से देख रहे हैं सिलेंडर है, लेकिन जब हम सामने से देखेंगे तो हमें ये देखो कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल टाइप, है ना, रेक्टेंगल टाइप। तो यहां से लाइन एंटर करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, भाई ये वाला सरफेस थोड़े हमें दिखाई देगा, ठीक है। बहुत सही बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना बॉस, ठीक है। इमेजिनेशन करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। ये वाला पार्ट तो एक रेक्टेंगल बन गया, मतलब इतने एरिया से पास होगा ऐसे, और इतनी एरिया से इधर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल ये ही पोर्शन दिखाई देगा। तो जब भी हम सिलेंडर को वर्टिकल रखते हैं और यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। मतलब अगर मैं यहां से देखना, इसको हटा देता हूं, ओके, अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा कुछ ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला। मतलब ये वाली जो साइड होगी इसकी वो ये होगी, देखो यहां से लेके यहां तक r प्लस आर, यानी अगर मैं इसकी रेडियस r मान लूं तो ये भी r, ये भी r, और ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ है इसकी सर l, तो ये लेंथ होगी इसकी l, ठीक है। तो इससे फील्ड एंटर कर रहा है, आप अगर ध्यान से देखें, इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं और इससे बाहर निकल रहा है इस तरीके से। तो हम एक सिलेंडर का जो सरफेस एरिया यहां पे लेने वाले हैं, वो इसका ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है हमें सामने से। तो हमें पता है ये जो एरिया होगा, जो प्रोजेक्टेड एरिया है, ये तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है कि नहीं, इसकी लेंथ इंटू ये, तो L इंटू 2R, समझ गए आप, L इंटू 2R एरिया यहाँ पे लेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जब इन फ्लक्स आप निकालोगे तो आप लिखोगे EA, तो E है, A कितना है सर, कम ऑन, A कितना है, 2R इंटू L, ये है, ध्यान से समझना, 2R इंटू L, और एंटर कर रहा है तो आपको पता है माइनस लेना है, क्योंकि cos 180, क्योंकि ये वाला देखो ना, यहां से एंटर करेगा तो उसका फेस एरिया आपकी तरफ है, बाहर को है ना, यहां से एंटर कर रहा है बाहर को, लेकिन जब इधर से बाहर निकलेगा तो फेस एरिया भी इधर ही होगा, तो वो भी उतना ही होगा, बस प्लस होगा, आपने बस ध्यान रखना है, दिस वन, ठीक है, ये माइनस होगा। और अगर आउट निकालना है तो आप प्लस ले लेंगे, E इंटू 2R इंटू L। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, जब भी एक सिलेंडर की बात करें और उसको वर्टिकल फॉर्म में रख देगा तो प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो प्रोजेक्टेड एरिया है, ये वाला अपना लेना है, ठीक है। तो बस उसका एरिया निकाल लेंगे, ये दिखाई देगा, इससे एंटर करेगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये आंसर करके आना है कि बताओ कितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है, कितना बाहर, टोटल तो जीरो ही रहेगा, कितना एंटर कर रहा है, कितना बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। एंटर कर रहा है तो माइनस और बाहर निकल रहा है तो दोस्तों प्लस, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, देखते जाओ। पहले सिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ओके भाई, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने मस्त तरीके से, और डेफिनेटली आपको अब ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल के थ्रू। उसके बाद एक और लूंगा, उसके बाद कुछ और डिफरेंट से लूंगा, उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे हम गॉस थ्योरम पे, ठीक है। ओके, देखो भाई, यहां पे एक हेमिस्फीयर लिया मैंने, क्या लिया सर, हेमिस्फीयर, आप देख सकते हो आपके सामने है, जिसकी रेडियस है r, और ये इसका कर्व, इसका जो ये वाला जो सरफेस एरिया है आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये वाला कर्व्ड सरफेस है इसका, ठीक है। ये इसको एक तरीके से फ्लैट मान सकते हो, ये वाला कर्व्ड सरफेस है, और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब यहां से जो फील्ड लाइंस जा रही है ये यूनिफॉर्म फील्ड है, याद रखना हमेशा यूनिफॉर्म है। अगर नहीं बोलेगा तो ये लाइंस देख के, पैरेलल लाइंस है सारी, ठीक है, फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्लियर होना चाहिए। अब वो आपसे पूछेगा, ये देखो ये इसका कर्व्ड सरफेस है कि नहीं है, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस,
तो इसने बोला ये वाला जो स्फीयर है, अब हेमिस्फीयर है, ये इसका कर्व सरफेस है, ये इसका बेस वाला है, ठीक है, इसको आप बेस कह सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से फ्लैट टाइप का जो आपको दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कर्व सरफेस है। वो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस से देखो एंटर कर रहा है कि नहीं, कर्व सरफेस से एंटर कर रहा है, ठीक है, और इस वाले से बाहर निकल रहा है, जो बेस वाला है, ये वाला जो सर्कल टाइप का नजर आ रहा है, इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है, यस सर, बिल्कुल सर। तो वो बोलता है कि बताओ कर्व सरफेस से कितना एंटर किया और इससे कितना बाहर निकला। अगर ये पूछ ले एंटर कितना किया कर्व सरफेस से और बाहर कितना निकला, तो ये कैसे निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है दोस्तों कि आपने यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है, लेकिन उससे भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने कैसे कंसेप्ट यूज करना है। मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है, सरफेस के, मतलब हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जहां पे एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी डायरेक्शन। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पर, ठीक है, यहां पे जो एरिया लोगे वो इधर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, यहां पे जो एरिया लोगे उसका वेक्टर इधर है, देखो ना, एरिया तो इधर ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, यहां पे चलो इधर है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यहां पे भी बिल्कुल ये है नहीं क्योंकि ये इधर है एरिया वेक्टर, ठीक है, फील्ड इधर जा रहा है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये इधर है, तो यहां पे निकालना टिपिकल है, यहां पे निकालना टिपिकल है, ठीक है, अगर डायरेक्ट हम यहां निकाले टिपिकल है। लेकिन जब फील्ड यहां से बाहर निकला तो उसका हर फेस इधर को है, देखो ये इस वाले फेस का एरिया वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस पूरे सरफेस के, इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर है इससे, तो इससे निकालना आसान है क्योंकि हमें पता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो इससे मान लिया सरफेस 2 है और ये सरफेस कर्व सरफेस 1 है, तो सरफेस 2 से आप निकाल सकते हो ई ए कॉस 0 यानी ई इंटू, और इसका एरिया क्या होगा क्रॉस सेक्शनल पाई आर स्क्वायर, और पॉजिटिव भी होगा, तो फाई 2 आपका आ गया, यानी बेस वाले से जो आ गया पाई आर स्क्वायर आ गया, इतना बाहर निकल रहा है। तो अगर हमें ये पता चल गया बाहर कितना निकल रहा है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंटर भी तो नहीं कर रहा होगा, तो इसके हेल्प से इसको निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ के हर पॉइंट का एक छोटे छोटे एलिमेंट का सरफेस एरिया की डायरेक्शन अलग अलग है। सो दिस इज टिपिकल टू फाइंड आउट, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट दिस। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें पता है टोटल फ्लक्स इससे पास होगा 0, ठीक है, टोटल, क्योंकि जितना एंटर करना चाहिए उतना ही बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने वाला पता चल गया, तो एंटर कितना कर रहा है प्लस बाहर कितना निकल रहा है मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये हमें निकालना है एंटर कितना कर रहा है, एंटर कर रहा है कर्व सरफेस से, अगर आपसे पूछे, है ना, इस स्फेरिकल सरफेस से अगर आपसे पूछे इक्वल टू इसको इधर ले जाओ, जो आउट हो गया, तो आउट हो गया वो तो हम निकाल चुके हैं कितना ई पाई आर स्क्वायर और ये माइनस, तो देखो सेम ही आएगा भाई, इसका अपोजिट ही आएगा ना, जितना एंट्री ले रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है यूनिफॉर्म में ऑब्वियसली, तो कर्व सरफेस से उतना ही एंटर करेगा जितना बाहर निकल रहा है, यू कैन से जितना बाहर निकल रहा है उतना ही एंटर करेगा क्योंकि टोटल 0 है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट यू कैन कैलकुलेट। अदरवाइज अगर डायरेक्ट करना है कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है, मान लिया इस सरफेस से एंटर कर रहा है तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया ये होता है दोस्तों, याद रखना सर्कल का, जब भी एक हेमिस्फीयर आप लेंगे, हेमिस्फीयर, और उसका प्रोजेक्टेड एरिया आपने लेना है इस फॉर्मूले में, है ना, ई ए, ठीक है, इस फॉर्मूले में फ्लक्स निकालना है, तो ई ए कॉस थीटा, यानी ई ए में ये जो एरिया हो गया प्रोजेक्टेड ले लेना है आपने, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, प्रोजेक्टेड एरिया हेमिस्फीयर के केस में जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और डायरेक्ट यहाँ पुट करके आप आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पुट करके आप आंसर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल और यहीं पे लेता हूँ छोटा सा, समझ जाएंगे आप, ठीक है, कैसे सर, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है सर, मैंने बोला ठीक है, इसके रास्ते में एक कौन रख दिया, इस तरीके से रखा है पर, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये एग्जांपल फिर से आएंगे आगे चल के। तो आपने देखा कौन का ये वाला एरिया देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर कर रहा है, इस वाले सरफेस से एंटर कर रहा है इधर से, ठीक है, आप देख लो यहां से एंटर कर रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फील्ड एंटर कर रहा है और इससे बाहर निकलेगा, इस वाले से, बेस वाले से, ये फ्लैट है और ये कर्व टाइप का है, इससे एंटर कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे बताओ इससे कितना एंटर कर रहा है, एंटर कितना कर रहा है इस वाले अजीब से दिखने वाले कौन टाइप के सरफेस से, और ये बेस वाला है जो सर्कुलर सा नजर आ रहा है, तो ये तो हम इजिली निकाल सकते हैं ना, सेम, यानी एंटर कितना कर रहा है, आउट कितना हो रहा है इक्वल टू 0, तो एंटर कितना करना है ये निकालने के लिए आपका आउट निकाल लो, ये वाला आउट, ठीक है, आउट कैसे निकालोगे सर, देखो इसका एरिया भी बाहर को है और फील्ड भी, तो माइनस ई ए, और ए हमेशा पाई आर स्क्वायर,
याद रखना कौन की बात करेगा, अगर इस तरीके से कौन को रखा है हॉरिजॉन्टली ऐसे बिल्कुल, ठीक है, तो कौन के लिए भी प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर ही लेंगे, ठीक है, कौन के लिए भी प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर ही लेंगे, जबकि एक सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल का एरिया बनाया था हमने, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन वो डिजाइन करता है तो आपने किस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आने हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ये तो हो गया जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आपको गिवन था और कोई पर्टिकुलर बॉडी उसमें रखी है और उस पर्टिकुलर बॉडी के किसी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इन कितना हो रहा है, आउट कितना हो रहा है, ये हमने सीख लिया, समझ गए, होप सो आया होगा दिमाग में आपके। ओके ओके, सो डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेता हूं जिससे उस कैटेगरी क्वेश्चन भी आपको करने आ जाए और इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, उसने बोला इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, समथिंग लाइक दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3D वेक्टर आपको दे दिया है, ठीक है, और उसने बोला जो उसका एरिया वेक्टर है वो भी दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, समथिंग लाइक दैट। तो बताओ जिस सरफेस का ये एरिया है जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, तो बताओ उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ना, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है। मतलब मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, एरिया वेक्टर भी ऑलरेडी गिवन है और आपको फ्लक्स निकालना तो कर सकते हो यार। फ्लक्स क्या निकलेंगे आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, बस कर लेना बस अब, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है तो 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, मतलब इसको तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये डॉट प्रोडक्ट से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सो जिससे आपको माइंड में रहे कि अच्छा सर दोनों वेक्टर अगर गिवन है तो डायरेक्ट कर लेंगे, यस। i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ, k को k के साथ, सो 2 इंटू 2 4 है क्योंकि i डॉट i 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू इसका कोफिशिएंट है 1 तो माइनस 4, j डॉट j 1 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3, ठीक है जी, ये कैंसिल तो माइनस 3, इतना वेबर है ना। यूनिट तो पता है ना, फ्लक्स की यूनिट तो पता है ना बॉस, EA, ठीक है। ये क्या है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर इक्वल टू वेबर, ठीक है, 1 वेबर के इक्वल होता है। तो फ्लक्स की जो यूनिट है वो वेबर होती है, ठीक है, याद रखना, मतलब आपको बनाने आनी चाहिए, अभी ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके वास्ते, ठीक है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आपको फ्लक्स देखने को मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और स्मार्टली क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सर बताऊंगा, स्मार्टली कैसे आ सकते हैं, देखिए जरा मजा आएगा, देखो, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द स्मार्ट क्वेश्चन, यू कैन से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा हल्का सा फुल्का सा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना हिच पड़ेगा बॉस। तो देखते हैं सर क्या बोला गया क्वेश्चन में। उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। सर वेक्टर तो दे दिया है इसमें, अब तो उसको डॉट प्रोडक्ट से डायरेक्ट निकाल देंगे। भाई एरिया भी तो देख लो, एरिया क्या गिवन है ये तो पता होना चाहिए। देखो फाइंड फ्लक्स, ओके, passing through a surface bounded by this curve, bounded by this, ये एक इक्वेशन दे दिया आपको, मतलब एक ऐसे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है जो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाउंडेड होगा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ, अगर आपको याद हो, सर्कल। ये तो एक सर्कल है, आपको सरफेस पता होना चाहिए तभी तो एरिया निकालोगे जो इक्वेशन गिवन है। और फिर ये भी देखना है वो जो सरफेस एरिया है या जो भी वो बाउंडेड सरफेस है, ठीक है ना, वो किस टाइप का है और उसकी जो एरिया आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है भाई एक सर्कल है, अब ये सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, इसकी रेडियस, यानी दिस इज द रेडियस, ठीक है, ये ध्यान रखना, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है सर, रेडियस ऑफ सर्कल है, बढ़िया है। लेकिन एक्स और वाई का मतलब ऐसा होगा सिचुएशन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वो सर्कल कुछ ऐसे होना, ठीक है, ऐसे, मतलब उसका जो सरफेस है वो बाहर को होगा, ठीक है, उसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर को होगा क्योंकि एक्स और वाई प्लेन में है। अगर ये एक्स और वाई प्लेन में है तो एरिया डायरेक्शन हमेशा जेड प्लेन में होगा, ध्यान देना, एरिया डायरेक्शन हमेशा जेड पे होगा, यानी के कैप, ठीक है, जेड। ये देखो उसका जो सरफेस एरिया है वो आउटसाइड होगा, ठीक है। तो एक्स वाई के टर्म्स में अगर दे रखा है तो एरिया वेक्टर जेड पे होगा, ध्यान रखना। मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है, अगर ये एक सर्कल है और उसकी रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू के कैप लेंगे, ये खुद निकालना है अब आपने पहचान के, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो एरिया हो गया, डायरेक्शन वेक्टर लेना पड़ेगा के कैप। वैसे भी सर्कल है यार, और अगर सर्कल है तो ये ओपन सरफेस माना जाता है, अप लो या डाउन लो, मतलब आउटसाइड लो या इनसाइड लो, ठीक है। नॉर्मली हम किधर ले रहे हैं, आउटसाइड, ठीक है। तो ये बन गया इसका एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही गिवन था, पहचाना हमने इससे कि ये क्या है, हमें पता चला ये तो सर्कल है, हमें पता चला एक्स वाई प्लेन में है क्योंकि इक्वेशन एक्स वाई के टर्म्स में है। दूसरा भी करके दिखाऊंगा आपको और फंडा क्लियर होगा।
ओके सर, ठीक है। अगर एक्स वाई में है तो जेड पे जाएगी डायरेक्शन, सीधी सी बात है। तो हम लिखेंगे फाइव, अब तो आप खुद ही कर लेंगे, अब तो टेंशन ही नहीं है। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, यस सर, डॉट कितना आया पाई आर स्क्वायर के कैप। तो पाई आर स्क्वायर तो चलो बाहर रहेगा, ठीक है। आई को आई में मल्टीप्लाई करेंगे, आई है ही नहीं तो के है, तो इसको भी हटाओ इसको भी हटाओो, तो के को के में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो कितना हो जाएगा 5 × 1 दैट इज 5 k डॉट k 1। तो आंसर आ गया 5 पाई आर स्क्वायर। आंसर बॉस इतना वेबर, दिस इज योर आंसर, सिंपल। क्योंकि इसमें के कैप था तो के वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, आईजे तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि उसमें आईजे के है ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट है बॉस, डॉट प्रोडक्ट है। समझ गए ना? अच्छा यहीं पे देख लो, समझ गए ना, यहीं पे देख लो। वाह यार लाइन बन गई यार। अच्छा सर अगर ऐसा होता इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता, लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस व्हिच इज बाउंडेड बाय नॉट दिस, उसने ये दे दिया होता y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो ये वाला जो सर्कल है, अब ये वाला सर्कल इधर y मान लो इधर जेड मान लो, तो ये वाला सर्कल एक वाई जेड प्लेन में है, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी एरिया वेक्टर की वो अब आई बचा आई कैप, आई मीन एक्स एक्सिस बच गया क्योंकि ऑलरेडी ये वाई और जेड में रखा है, तो डायरेक्शन कहां जाएगी एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कौन सा वेक्टर होता है आई कैप। तो सिंपली क्या लिखना है, इसका रेडियस मान लिया आपने ये आर, यहाँ पे जो भी गिवन होगा आर होगा ए होगा वो उसकी रेडियस होती है, ध्यान रखना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू आई कैप लिखेंगे बस, और इसको उठा के इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ आई कैप है तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, समझ गए आप। अब होप सो आप समझ गए होंगे कि फंडा क्या है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप फोड़ के आ सकते हो। तो काफी बेसिक पे काफी एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया, क्यूब वाला ले लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद गॉस लॉ की बात करेंगे। देन आपके हर टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जेईई में, नीट में, हर जगह आता है, उसको हम फोड़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके सो गाइस एक एग्जांपल और यहाँ पे ले लेते हैं, मस्त तरीके से देखेंगे क्यूब। अच्छा रुक जा, इसको मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है, पहले क्यूब बना लेते हैं यार, वो भी जरूरी है आपको सिखाना, ठीक है, ये भी जरूरी है थोड़ा सा विजुअलाइज कराना, ठीक है सर। देखो भाई मैं ऐसे बनाता हूँ, आप जैसे भी बनाते होंगे, सबका अपना अपना तरीका, अपने तरीके पे आप कायम रहे, ठीक है, ना बदले किसी के बदलवाने से, ठीक है। ये एक्स एक्सिस मान ली मैंने, एंड हियर वी गो दिस इज वाई एक्सिस, हियर वी गो दिस इज जेड एक्सिस। इस तरीके से एक क्यूब यहाँ पे आपको नजर आएगा। ओके सर, वैसे तो थोड़ा सा मैंने फील आपको कराया होगा इसके बारे में। तो उसने बोला कि यार एक क्यूब है सर, मैंने बोला ठीक है सर, बढ़िया है सर। उसने बोला कि ये जो एक्स एक्सिस आपको नजर आ रही है ना सर, मैंने बोला हाँ सर बोलो। इधर को जा रहा है फील्ड, इससे पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स एक्सिस के लोग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा सर, यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता था, ये वेरिंग भी हो सकता था, लेकिन मैं फिलहाल यूनिफॉर्म ले रहा हूं सिखाने के वास्ते। तो यार सर फील्ड ना इधर से जा रहा है, मैंने कहा हाँ इधर से जा रहा है। तो यार सर पता है क्या पूछ रहा है, ये क्यूब है और क्यूब के कितने फेस होते हैं यार सर, मतलब देख लो यार, एक इसके अपोजिट, 2 3 उसके अपोजिट, 4 5 6 फेसेस है सर। तो एक ये वाला नजर आ रहा है आपको, ठीक है सर, और एक ये वाला नजर आ रहा है, बढ़िया सर। एक ये टॉप का ये वाला, ठीक है, टॉप वाला, फिर एक बेस वाला, ठीक है, फिर ये फ्रंट वाला, फिर उसके पीछे वाला, वो मैं आपको 3D में आपको देखना पड़ेगा यार, 2D में बनाया है ना डायग्राम बॉस। तो ये वाला अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला फेस देखो, तो इस फेस को अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्यूब के, इसका एरिया वेक्टर इधर है कि नहीं है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, और सामने वाले को 6 मान लो, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है 1 वो इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर कर रहा है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर कर रहा है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो यहां पे जो इन दोनों के बीच में एंगल बना 0, आई मीन 180 नॉट 0, क्योंकि अपोजिट है, फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर अपोजिट है। तो कितना फील्ड फ्लक्स एंटर कर रहा है, कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है यहां से, तो माइनस लेंगे E इंटू ए। इसका एरिया क्या होगा सर, अगर इसकी इस साइड ए है तो इसका एरिया होगा, चूंकि इसकी देखो क्यूब है और क्यूब का जो एक सरफेस होता है, एक फेस होता है, वो एक स्क्वायर की तरह काम करता है। स्क्वायर की जो एरिया होता है उसकी साइड का स्क्वायर होता है। साइड मान लिया आपने ए, तो ए स्क्वायर ले लेना, हो गया। अब ये फ्लक्स यहां से एंट्री लेके इससे बाहर निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा सर, इससे देख लो। तो जब इससे बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, और इसका जो फेस है, इसका जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, वो भी बाहर को ले लिया हमने। क्यों सर, बाहर कोई क्यों लिया, अंदर को क्यों नहीं लिया? याद करो ये 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस। और जब 3D सरफेस होता है तो मैंने आपको बताया था हर फेस का एरिया वेक्टर आउटसाइड लेना है, इधर भी इधर भी। अगर मैं टॉप वाले का देखूंगा, इस वाले का, तो इसका एरिया वेक्टर इससे बाहर होगा ऐसे, ठीक है, ये 4th वाला है, ठीक है। अगर मैं फ्रंट वाले का देखूंगा तो उसका ऐसे होगा बाहर को, जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इसका देखूंगा नीचे वाले का, 3rd वाले का, इसका इधर होगा। आप समझ पा रहे होंगे।
तो आउटवर्ड लेना है हमेशा, इसमें टेंशन ही नहीं लेने का बॉस, आउटवर्ड हमेशा, ठीक है, आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन, इस तरीके से बाहर को। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इधर है, ये भी इधर है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा सर, प्लस में होगा EA, और ए को क्या लिखोगे सर, ए स्क्वायर ही लिखेंगे सर, नो प्रॉब्लम, समझ रहे होंगे आप। यस सर बिल्कुल, इससे एंटर किया, इससे बाहर निकल रहा है, और चूंकि यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का थीटा 0 है ना बॉस, तो आउट हो रहा है, इन हो रहा है। वैसे अगर थीटा बीटा की जरूरत नहीं है आपको, अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर एंटर कर रहा है तो नेगेटिव, बाहर निकल रहा है पॉजिटिव, सिंपल है, ठीक है सर, पॉजिटिव सिंपल है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, देखो इस वाले सरफेस को देखो, इसको, इसका एरिया वेक्टर ऊपर है लेकिन फील्ड इधर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर ऊपर है, फील्ड इधर जा रहा है 90 डिग्री, ठीक है। जैसे आपकी छत है ना, उसके ऊपर फील्ड ऐसे जा रहा है तो उससे तो 90 डिग्री हो गया, और ये वाला एरिया नीचे है, फील्ड ऐसे जा रहा है, ये भी 90 डिग्री, और ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, ये वाला फेस, इसका एरिया वेक्टर ये है, फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब जेड एक्सिस पे वो भी 90, मतलब इन दो को छोड़ के φ1 पे माइनस EA स्क्वायर जो एंटर कर रहा है, φ2 से जो बाहर निकल रहा है, जो अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, यहाँ पे प्लस EA स्क्वायर, ये तो ठीक है, लेकिन जो बाकी बचे कौन सा सर, थर्ड, फोर और 5 और 6, इन सब का 0 होगा, क्योंकि उनके बीच जो एंगल है, किसके बीच, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो 90 ही होने वाला है भाई, वो 90 ही होने वाला है यार। आप अपने रूम में बैठो, ठीक है, रूम में बैठ के देखो, आप मान लिया आपके रूम में फील्ड इधर से निकल के इधर को जा रहा है, तो इसमें एंटर करता हुआ नजर आएगा बाहर से जब देखोगे, और उससे बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, बाकी के तो परपेंडिकुलर है ना, इसके भी, उसके भी, और नीचे वाले सरफेस के भी तो परपेंडिकुलर है, सिंपली। होप्स आप समझ गए होंगे क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, फिर कोई पंगे वाली बात नहीं होनी चाहिए बॉस, ठीक है। तो हो गया, होप्स हमने काफी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया, काफी एग्जाम्पल हमने अप्लाई करके देख लिया, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है इसकी पीछे की कहानी और किस तरीके से आपने फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अब हम गॉस थ्योरम पे जा सकते हैं, उसका कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करके बढ़िया तरीके से उसके न्यूमेरिकल टाइप के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस होते हैं। ओके सो हियर वी गो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के पास ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं बॉस। अच्छा, हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको यूज कैसे करना है ये ऑलरेडी हमने सीख लिया। देखो यार, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि पहले हम अपना फ्लक्स का कंसेप्ट बिल्ड करें कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जरूरी है, क्योंकि गॉस लॉ टोटली उसी पे डिपेंड है ना यार। हमने गॉस लॉ के थ्रू भी क्या करना है, फ्लक्स ही तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता था EA cos थीटा, ठीक है। यहां पे गॉस लॉ ने क्या बोला, इसको आपने समझना है, आप ध्यान से, ठीक है, दोनों को रिलेट कराना है बेटे, ठीक है, इसको आपने समझना है। गॉस साहब ने बोला, इस लॉ में बोला गया कि व्हेन फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ध्यान देना, द सरफेस है ना, एक ऐसा सरफेस से फ्लक्स को पास करा रहा है गॉस कि वो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। आप बोलोगे सर अगर नहीं है तो क्या करेंगे, कंडीशन है क्लोज्ड होना चाहिए, नहीं है तो एक ऐसा सरफेस क्रिएट करो उस पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड, ठीक है, उस पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड जिसकी वजह से आप उस सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहते हो। तो ये चार्ज पे डिपेंड है कि अगर कहीं पे कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और हम देखना चाहते हैं उस चार्ज की वजह से किसी उसके आसपास के किसी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो उसको पहले क्लोज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर व्हाट इज द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन व्हेन द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है, ओके। अब वो क्लोज सरफेस अगर नहीं है, आपको बनाना पड़े तो क्या करेंगे, एंड इसको आगे पढ़ने से पहले गॉस लॉ था क्या, पहले ये तो सीख लो। देखो, गॉस साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो भी फ्लक्स की वैल्यू हमें निकालनी है किसी सरफेस से जो लिंक्ड होगा, मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ये कंडीशन थी, मस्ट बी अ क्लोज सरफेस। पर पहले इसको देखते हैं, ठीक है। उसने बोला जो चार्ज होगा ये चार्ज की वजह से होगा, और जो चार्ज होगा दैट शुड बी इनसाइड, यानी इनक्लोज्ड चार्ज होना चाहिए, मतलब उस सरफेस के अंदर का जो चार्ज होगा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, ठीक है, आई मीन प्लस 2 में पढ़ा यार, ध्यान से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फ्लक्स है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उस सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा होगा, इनसाइड लिखा है यहाँ पे, इनक्लोज्ड, उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा, केवल ये फ्लक्स उससे, उस पर्टिकुलर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा केवल उसी पे डिपेंड करेगा। उस सरफेस के बाहर कितना चार्ज है हमें कोई मतलब नहीं है। मेरी क्लास में आप बैठे हो ना, आज की हमारी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, सपोज करो,
मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो बच्चे बाहर खड़े उनसे हमें क्या मतलब, क्योंकि वो क्लास में थे ही नहीं, आप ही हो। तो यहां से जो पढ़ के हम जाएंगे बाहर बताएंगे कि आज हमने ये पढ़ा, तो वो आप ही बता सकते हो, ठीक है। तो जो सरफेस के अंदर हो वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लक्स के लिए, जो सरफेस से बाहर हो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये गॉस लॉ ने बोला कि फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू द चार्ज विच इज इनसाइड दैट सरफेस, विच इज द सरफेस विच इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस, एंड दैट सरफेस मस्ट बी अ क्लोज सरफेस, और उसको हमेशा 3D के लिए यूज होगा, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। अब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि जब भी गॉस लॉ का यूज करेंगे आप, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने केवल एंड केवल, जैसे अभी हम फ्लक्स निकाल रहे थे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान दे रहे थे, अभी हम फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम चार्ज पे ध्यान देंगे कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगा भाई चार्ज कितना है, ठीक है जी, इनसाइड नॉट आउटसाइड, ओके सर, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्रूफ नहीं करेंगे, फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ वापस, आपके दिमाग में आएगा यार सर क्लोज सरफेस की बात कर रहे हो आप, मतलब वो चार्ज एक ऐसे सरफेस के अंदर होना चाहिए जो क्लोज्ड होगा या ओपन नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो एक सर्कल पे आपने रख दिया चार्ज, है ना, ऐसे एक सर्कल के यहाँ पे चार्ज रख दिया, तो ओपन है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। कुछ भी करो इसको क्लोज करो, कैसे करेंगे वो बताऊंगा, तरीके में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तरीके में बताऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तरीके बताऊंगा, आप थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, मजा ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, हाँ ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्या सर, सिलेक्ट अ सरफेस टू क्लोज द चार्ज इफ नॉट क्लोज्ड, अगर वो चार्ज क्लोज नहीं है, ध्यान से समझना, एक ऐसा सरफेस सिलेक्ट करो, ठीक है, सिलेक्ट अ सरफेस टू क्लोज द चार्ज इफ नॉट क्लोज्ड, इफ दैट चार्ज इज नॉट क्लोज्ड, और वो जो सरफेस होगा वो 3D मानना है, सच दैट इट फॉर्म्स अ सिमेट्री, है ना, वो एक सिमेट्रिकल सिस्टम वहां पे बना दे। मतलब सिमेट्रिकल का सिस्टम का क्या हुआ, जब आप किसी चार्ज को जो ओपन होगा उसको क्लोज कर रहे होंगे, तो इस तरीके से वो आए कि वो उसके कहीं ना कहीं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाए, जिससे वो इक्वली हर जगह से फ्लक्स को, उसकी जो फील्ड लाइंस है इक्वली वहां से निकल सके, सिमेट्रिकल हो। कैसे सर, मतलब मजा नहीं आया, बताऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ, वैसे थोड़ा सा समझ में आएगा कि जब हम किसी चार्ज को जो ओपन है, जो क्लोज नहीं है ऑलरेडी, इसका मतलब है उसको क्लोज करना है, ऐसे क्लोज करना है कि वो सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, एक तरीके से सिमेट्रिकल हो जाए, मतलब हर जगह से लाइन जो पास होगी उसके सरफेस से इक्वली अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है। अब इधर आ जाओ, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट गॉसियन सरफेस, उस जो हमने उसको क्लोज करने के लिए सरफेस बनाया है, गॉस के नाम से उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन इमेजिनरी टाइप का एक सरफेस होगा, 3D में लेना है, ठीक है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट गॉसियन सरफेस डज नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। मतलब वो जो सरफेस आप सिलेक्ट कर रहे हो, मान लिया आपने एक चार्ज लिया यहाँ पे Q और ये ओपन है, इसको क्लोज करना है, ठीक है, इसको क्लोज करना है, और ऐसे ऐसे एक सरफेस आपने बना दिया है, तो ये इसकी शेप हो गई, या ठीक है ऐसे आपने बना दिया, ठीक है, ये इसकी शेप होगी, कोई चार्ज रखा है मतलब इसके अंदर, तो ये जो सरफेस आपने लिया है एक्चुअली वो उसकी शेप पे और उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। इससे पास होने वाला फ्लक्स या इसमें एंटर करने वाला फ्लक्स, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ठीक है, ओनली उसके इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करेगा। देखो इस सरफेस के अंदर अगर मैं इनसाइड चार्ज देखूं Q है केवल, तो मैं फ्लक्स लिख सकता हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज करो उसके अंदर Q1 है, Q2 है, तो इसके अंदर एक बाहर है, तो ये इस सरफेस के आउटसाइड है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन सरफेस को सेलेक्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, अभी तो एग्जांपल दे रहा हूं कि उसकी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बट आप किस तरीके का सरफेस ले कि किस तरीके का सरफेस ले कि आपका सॉल्यूशन इजी हो जाए, आप इजीली फ्लक्स को कैलकुलेट कर सके इस लॉ के अकॉर्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अभी हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसके थ्रू, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सरफेस वहां पे बना देंगे, हम अकॉर्डिंगली बनाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए और हमें इजी रहे कि हम फ्लक्स की कैलकुलेशन इजीली कैलकुलेट कर सके। समझ गए आप? तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे दो चार्ज अंदर है सरफेस के और एक बाहर है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये बाहर है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनसाइड होना चाहिए। तो फ्लक्स को लिखेंगे अंदर कितना है सब ले लो, Q1 प्लस Q2, इनसाइड कितना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बात कर रहा हो, ऐसे बात कर रहा हो, आपको डेफिनेशन समझ में आई, स्टेटमेंट समझ में आ कि स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके से आपने यूज करना है। ओके, अब दोस्तों इसको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे। बस इस फॉर्मूले पे प्लीज फोकस रखें, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। अगर चार्ज ऑलरेडी क्लोज्ड है तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर चार्ज क्लोज नहीं है, ओपन है, तो उसको क्लोज करेंगे, ऐसे करेंगे कि सिमेट्रिकल सिस्टम बन जाए।
ठीक है ना। फिर निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके, ये चेक करके उस सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, या उसको क्लोज करने के लिए कितने सरफेसेस यूज करे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बेसिकली हम चार्ज निकालेंगे कैसे, उसकी हेल्प से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ को आप अप्लाई कैसे करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ एग्जांपल्स मैं बेसिक लेवल पे ले रहा हूं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि क्या करना। बस एक चीज पे फोकस करना, चार्ज मस्ट बी क्लोज्ड। If the charge is not closed already, that is in open condition, yeah, you have to then close the charge by using such a surface। जैसी सिमेट्री वो बना दे, जैसी वो दिख रहा है उसी तरीके का एक सरफेस लेंगे कि वो सिमेट्रिकल बन जाए अकॉर्डिंगली, कंडीशनली, जो भी वहां पे कंडीशन होगी वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो सर क्या कह रहे हो आप, देखो उसने बोला एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ऐसे रख दिया, हॉरिजॉन्टली रख दिया ऐसे, ठीक है, और इसके इस वाले क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा है, ध्यान से समझना, देखो ये चार्ज रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस सिलेंडर से कितना, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, एक ही बॉडी है आपके पास। तो यार पहले तो आप पता क्या देखो, पहले इमेजिन करो, ठीक है, अब आपको मजा आएगा, फील आएगा, आप ध्यान से देखना। इमेजिन करो कि उसने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और चार्ज उसके अंदर ना रख के यहाँ पे रख दिया, इसके एक फेस पे, यहाँ रखे या यहाँ रखे, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे जैसे मार्कर है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर ना रखे, बिल्कुल अंदर ना रखे, यहां पे चार्ज रख दिया, देखो समझ में आ रहा है, ये वाला चार्ज रख दिया ये। तो आप खुद देखो ये जो चार्ज है इसके आउटर सरफेस पे है, क्रॉस सेक्शनल, तो अंदर तो है नहीं, ये तो बंद नहीं है, ये तो क्लोज नहीं है, ये तो ओपन है। ओपन है तो कैसे निकालेंगे, ओपन कंडीशन में गॉस लॉ अप्लाई नहीं होता है। उसने बोला इसको क्लोज्ड करो, ऐसे क्लोज्ड करो कि जैसे सरफेस पे ये दिख रहा है एक ऐसा सरफेस जनरेट करो कि ये सिमेट्रिकल हो जाए, ठीक है। अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि इतना बड़ा सा कुछ लेके आऊंगा और इसको यहाँ पे ऐसे इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये अलग सरफेस है, ये अलग सिमेट्रिकल टाइप का नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी के सिमिलर एक और सिलेंडर लूंगा, इसी के सिमिलर, और इसको क्लोज करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि जैसे पे ये ऑलरेडी रखा वैसा ही सिस्टम लेके, वैसा ही सरफेस लेके इसको क्लोज करूंगा। देखो अब जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, अब आप बता सकते हो कि सर दो मार्कर के बिल्कुल बीच में यहां पे चार्ज है, तो जितना इससे पास होगा उतना इससे पास होगा, सिस्टम सिमेट्रिकल होगा, ये है इसका मीनिंग। पहले इसको क्लोज किया, टेकिंग अ गॉसियन सरफेस, सिमिलरली इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये कर दिया सर, और अब चेक करो कि ये चार्ज इस पूरे सिस्टम के कहीं ना कहीं सेंटर पे आ गया, जैसा सरफेस ऑलरेडी था वैसे ही आपने चूज किया है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इमेजिन करना आपने, ठीक है। अब इससे जो फ्लक्स पास होगा, इन दोनों ने मिलकर एक चार्ज को बंद कर रखा है, केवल एक को। सरफेस कितने भी हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर ये मैटर करेगा चार्ज कितने हैं, ओनली वन है सर। मतलब सर इसको बंद करने के लिए आपने गॉसियन सरफेस इस तरीके से सेलेक्ट किया जैसे पे वो खुद था, देख लो, अब आपको खुद नजारा नजर आएगा ना, अब आपको खुद नजारा नजर आएगा, ठीक है। देख लो ये वाला सरफेस और लिया आपने, और ये बिल्कुल इसके, ये 1 ये 2, इन दोनों के कहीं बीच में आ गया कि नहीं, सिमेट्रिकल हो गया कि नहीं, मतलब जिससे फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा वैसे ही इससे भी पास हो रहा होगा, इससे जितना पास होगा बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया, बिल्कुल कम ज्यादा नहीं है इसकी, देख लो कम ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कम ज्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो सिमेट्रिकल टाइप का बन गया, इससे इजी होगा कैलकुलेट करना। तो अब आपने क्या देखना है सर, फ्लक्स निकालना है सर। टोटल फ्लक्स जब भी पूछे, टोटल फ्लक्स टोटली डिपेंड अपॉन द टोटल चार्ज इनसाइड दैट सिस्टम, यानी उस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है उसी पे डिपेंड करेगा, बाकी पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। अब सरफेस कितने हैं कोई मतलब नहीं है, 10 सरफेस ने मिलकर एक चार्ज को बंद किया तो हमें 10 सरफेस से मतलब नहीं है, उस 10 सरफेस के अंदर कितना है। जैसे आपका घर बहुत बड़ा है ना, आपका घर बहुत बड़ा है, उसमें 20 30 40 50 100 रूम्स हैं, आप एक ऐसी जगह बैठ के जाके जो पूरे घर का सेंटर था, पूरे घर में आप अकेले हो ना, ठीक है, पूरे घर में आप अकेले हो, तो उससे निकलने वाली चीजें, मतलब उससे निकलने वाला फ्लक्स आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा केवल। तो टोटल फ्लक्स केवल डिपेंड कर रहा है उस पूरे सिस्टम के अंदर चार्ज कितना है, इनसाइड 1 है केवल, क्यू, बस यही आंसर है। टोटल पूछ रहा है। लेकिन अगर ये पूछे कि इसमें सर 2 सरफेस का यूज किया गया है, 2 सिलेंडर का यूज किया गया है इसको बंद करने के लिए, तो ईच से कितना पास होगा, ईच सरफेस से कितना पास होगा इस सिलेंडर से, तो 2 है, टोटल कितना था, ये टोटल तो ये था, चूंकि 2 है तो कुछ इससे यानी हाफ कर दो, सिमेट्रिकल है हाफ, यानी टोटल का हाफ, टोटल कितना था सर, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ। दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ यू कैन यूज द कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। होप सो गाइस आपने इसको समझा होगा, मजा आया होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है ये आपको पता चला होगा, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल बाकी है, टेंशन नहीं लेने का, आप बस देखते रहे हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक और ले रहा हूं मस्त तरीके से। अब याद रखना गॉस लॉ कब यूज कर रहे हैं, जब चार्ज गिवन हो।
और वो क्लोज्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, जब चार्ज गिवन हो, समझ गए आप। अब इसमें हर टाइप की वैरायटी का जैसा भी क्वेश्चन आ सकता है वो हर पॉसिबिलिटी में लूंगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 लूं, अगर मतलब इससे थोड़ा जैसे आपने पढ़ा भी था, ठीक है, देख लो क्या पढ़ा था सर। अगर मैं एक रूम ले लूं, एक क्यूब ले लूं, ठीक है, क्यूबिकल बॉडी ले लूं, एक क्यूबिकल सरफेस ले लिया, और ये रूम है पूरा, देख लो आप, ठीक है, ये आपका रूम है, ऐसे समझ लो कि आप ही का रूम है, ठीक है, 3D में, ठीक है सर। और इसके अंदर सेंटर पे बिल्कुल सिमेट्रिकली बिल्कुल सेंटर पे, ध्यान से समझना, सिमेट्रिकली बिल्कुल आपने क्या किया सर, आपने यहाँ पे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्यूब के, वो सारे धीरे धीरे बताऊंगा, पहले अप्लाई करना सिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है इसके पास 6 फेस है सर, 1 2 3 4, फिर ये पीछे वाला 5, फिर ये सामने वाला 6 फेसेस है सर। और अगर ये चार्ज इसके बिल्कुल सेंटर पे होगा, ऐसी जगह होगा जैसे मेरा रूम है, और मैं एक लाइट बिल्कुल यहाँ पे टांग दूं, यहाँ पे उसको हैंग करा दूं, तो उसकी जो लाइट होगी वो इस वाली वॉल से भी सेम अमाउंट में पास होगी, उससे भी, क्योंकि वो मिडिल पे है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो हर सरफेस से सेम लाइट पास हो रही है क्वांटिटी में, ठीक है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे जो पास होगा, इस वाले से जो पास होगा, आप देखो इससे जो बाहर निकलेगा, ठीक है, ये सामने वाले से बाहर निकलेगा, फिर नीचे वाले से, फिर इधर, सब में से सेम फ्लक्स पास होगा एक अमाउंट में, एक इक्वल अमाउंट में। लेकिन इस पूरे रूम में केवल एक ही चार्ज है महाराज, पूरे रूम में एक ही चार्ज है, तो क्यू इनसाइड, ठीक है, इनसाइड कितना है वो उस पर ध्यान दो, तो टोटल फ्लक्स केवल इनसाइड कितना है उस पर ध्यान देना है, क्यू ई है सर आंसर, क्यू ई है सर आंसर। क्यूब के अंदर, मतलब पूरे क्यूब के अंदर एक ही चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स उससे जो बाहर निकलेगा वो केवल इस पे डिपेंड करेगा, और वही आंसर होगा। टोटल हमेशा टोटल चार्ज उसके अंदर कितना उसी पे डिपेंड करता है, और इससे निकलने वाली लाइंस हर एक फेस से पास हो रही है। टोटल फेस कितने हैं सर, टोटल फेस है 6, तो ईच से कितना होगा, अगर पूछ बैठे ईच फेस से बताओ, ईच फेस से बताओ, तो फेस तो 6 है, और 6 से इक्वल अमाउंट में जाएगा, तो 1/6 कर दो भाई, टोटल ये रहा बाई 6 करो, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये तब है जब सेंटर पे होगा, ध्यान से समझना, इक्वल अमाउंट में, सिमेट्रिकली, ठीक है, सिमेट्रिकली बंद होगा। सर अगर ऐसा हो जाता तो सर देखना, अगर ऐसा हो जाता, अभी हम सीख रहे हैं जस्ट, ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं, ये वाला सरफेस देख लो, ठीक है सर, और ये वाला सरफेस देख लो, ठीक है सर। अगर वो बिल्कुल सेंटर पे ना आके इसके कहीं पास होता, यहाँ पे क्यू ले लो, यहाँ पे, ठीक है, किसी एक फेस के पास रख दूं मैं, यहाँ पे रख दिया देखो, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, अब इनके कंपैरेटिवली जो दूर होगा इससे, क्योंकि ये सिमेट्रिकली नहीं है, इससे सिमेट्रिकली नहीं है। आप मान लो ये सरफेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ठीक है, और पीछे वाला 6 है, तो 5-1 ज्यादा होगा बाकी से, अगर 2 की बात करूं या 3 की बात करूं या किसी की भी बात करूं, ठीक है, क्योंकि चार्ज को आपने किसी एक फेस के थोड़ा सा पास कर दिया, तो यार ऑब्वियस है उससे ज्यादा पास हो जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि उसके पास चला गया तो ज्यादा पास हो जाएगा, तो ये अनसिमेट्रिकल टाइप का सिस्टम बन जाएगा। इसीलिए आपने फ्लक्स की इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा सिमेट्रिकल बनाना होता है सिस्टम, ठीक है, हमेशा सिमेट्रिकल बनाना होता है, ध्यान देना बॉस, ठीक है। होप सो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा नजारा। एक एग्जांपल और लेते हैं यहीं पे, है ना, क्योंकि हमने समझना है ना, पहले तो अप्लाई करना, फिर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे तो हम न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आप बस देखते रहने का, आप मस्त तरीके से सारी चीजों पे आप फोकस करो, सारे फंडे में क्लियर करूंगा आपके, ठीक है, सब कुछ ऑसम से न्यूमेरिकल लेके हम सॉल्व करेंगे। पहले हम सीख रहे हैं, पहले सीखना जरूरी है, ठीक है। चलो सर, ठीक है, 3 पे आ जाते हैं। देखो ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, किए होंगे मस्त तरीके से, पर अप्लाई कैसे करते हैं बहुत जरूरी है। उसने बोला फिर से, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, एक हेमिस्फीयर लिया, समझना, हेमिस्फीयर, ठीक है, ये रहा हेमिस्फीयर, ये इसका कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल टाइप का जो है। उसने बोला इसके इस वाले फ्लैट सरफेस पे जो कर्व्ड, ये जो इसका सर्कुलर टाइप का सरफेस है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है सर, बढ़िया है, बढ़िया है। उसमें क्या, कैसे सर, ऐसे जैसे ये हेमिस्फीयर है, यहाँ पे चार्ज रख दिया ओपन में, भाई आधा है ना, कंप्लीट थोड़ा ही है, अगर ये कंप्लीट होता तो इसका सेंटर होता है एक तरीके से, यहाँ पे रख दिया चार्ज, यहाँ तो ओपन है सर। अब अगर ये ओपन है, आप देख सकते हो चार्ज ओपन है, यहाँ क्लोज था ऑलरेडी, इसलिए हमने कोई गॉसियन सरफेस नहीं बनाया, यहाँ ओपन था इसलिए गॉसियन सरफेस बनाया, यहाँ ऑलरेडी चार्ज रूम के अंदर था, क्यूब के अंदर था, इसलिए हमने डायरेक्ट फंडा यूज कर लिया, समझ रहे, फील आ रहा है। यहाँ पे क्या है सर, एक आधे स्फीयर के सेंटर पे रख दिया आपने यहाँ पे, तो सर बताओ, अच्छा ये चार्ज यहाँ की बजाय यहाँ पे भी हो सकता था, फिर ये क्वेश्चन और ऑसम बनता, बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं है। अभी ये देखो सर, ये तो ओपन है, मैंने कहा हाँ,
तो सर इसको तो क्लोज करना पड़ेगा। यस सर, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। यस सर, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा जिससे कि ये एक सिमेट्रिकल बन जाए। तो सिमेट्रिकल बनाने के लिए कैसा बनाएंगे भाई? ऐसा तो बना नहीं सकते, क्योंकि ये सरफेस अलग सा हो गया, ये अलग सा हो गया, तो अनसिमेट्रिकल टाइप का हो गया। तो क्योंकि इससे फ्लक्स डिफरेंट टाइप, इससे डिफरेंट टाइप, देख लो अनसिमेट्रिकल टाइप। तो जैसे सरफेस पे ऑलरेडी रखा, ट्राई करो सिमेट्री बनाने के लिए वैसा ही सरफेस सेलेक्ट करो। मतलब इसके ऊपर अगर इसी टाइप की शेप का मैं एक स्फीयर और आधा रख दूं तो बिल्कुल सेंटर पे नहीं आ जाएगा और दोनों सरफेस सेम सेम नहीं हो जाएंगे, सिमेट्रिकल टाइप का बन जाएगा। मतलब सर आप ये कह रहे हो उसके ऊपर गॉसियन सरफेस बनाने के लिए इस तरीके का सरफेस बना दो। यस यस, समझदार हो रहे हो बॉस, समझदार हो रहे हो। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, ठीक है, इसके लिए भी तो बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स इससे जो पास होगा, ओके सर, और बिल्कुल इससे पास हो, क्योंकि सिमेट्री हो गई अब क्रिएट, ठीक है, सिमेट्री दोनों से सेम सेम। लेकिन ये पहले से ही था, ये अब बनाया, ठीक है, ये अब बनाया, तो हमने पहले इसको क्लोज किया। अब ये दिखेगा नहीं, इसके अंदर है ये। एक कटोरा आपने रख दिया यार अंदर से, एक और स्फीयर आधा हमने अंदर से रख दिया, तो इस पूरे के अंदर एक ही है। तो टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितना है। लेकिन दो सरफेस है तो ईच सरफेस से कितना पास होगा, ईच से, ठीक है, ईच से कितना पास होगा, टोटल डिवाइड बाई 2, यानी आंसर ये ही बनेगा अभी भी, ठीक है। हम तो सीख रहे हैं ना, हम तो अप्लाई करना सीख रहे हैं ना, जिससे हम हर टाइप के क्वेश्चन हैंडल कर सके, हर टाइप का क्वेश्चन हैंडल कर सके। तो समझ गए ना, गॉस लॉ इज ऑल अबाउट इफ द चार्ज इज नॉट क्लोज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज द चार्ज बाय यूजिंग द सरफेस सच दैट कि वो जो चार्ज है, वो जो सिस्टम है, वो इस तरीके से क्लोज हो कि वो सिमेट्री बना दे। उससे निकालना आसान हो जाता है ना, फ्लक्स की वैल्यू को इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार अब थोड़े और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। अब थोड़े और चार्ज की जो लोकेशन है वो ऐसे लूंगा जिसमें थोड़ा और सोचना पड़े हमें, है ना, थोड़ी और इमेजिनेशन हमें करनी पड़े, ओके। ऐसे और सारे जो हटके एग्जाम्पल होने वाले हैं, जो हटके टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी भी जल्दी से डिस्कशन कर लेता हूं और आपको एक ऑसम तरीके से बताने वाला हूं। एक डिफरेंट से अप्रोच मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको फील कराऊंगा कि किस तरीके से चीजें होती है, अदरवाइज आप उसमें स्टक कर जाते हैं, क्योंकि 3D है। तो हम उसको करके देखेंगे तो मजा आएगा, आपको मजा आएगा, आपको फील करेंगे, फिर हर टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप बिल्कुल रेडी सेडी रहने वाले हो। और आज के बाद आप बोलोगे भी नहीं, माइंड से निकाल दो कि यार सर हम सोच ही नहीं पाते थे, अब सोचोगे ना, अब बताने वाला हूं, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। अगर हम उस चार्ज को दोस्तों इस क्यूब के अंदर ना रखे, ठीक है, इस क्यूब के किसी एक फेस पे रख दे, किसी भी एक फेस की आप बात करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, किसी भी एक फेस की आप बात कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कैसे सर, ये क्यूब है, इसका ये जो अपर फेस है, ये वाला, सपोज करो आपने चार्ज को इसके अंदर ना रखे, सरफेस पे रख दिया, इसके अपर फेस पे ऐसे, ठीक है, ऐसे रख दिया आपने, ठीक है, एक फेस पे रखा है क्यूब के, और आपसे पूछ रहा है बताओ इससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है, इस सिस्टम से। तो यार आपने देखा यार ये तो ओपन सरफेस है, मतलब जस्ट टॉप पे रख दिया आपने, जैसे ये बुक है, ठीक है, इस बुक के यहां पे आपने रखा, ना कि इसके अंदर। क्यूब मान लो, इस बुक को आप क्यूब मान के चलेंगे, जब भी जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगा बुक को यूज करके, उसको आप क्यूब मानेंगे, क्योंकि देख लो पूरा 3D है, ठीक है, एक तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, ये थिकनेस कम है बट थोड़ा सा इसको ऐसे मानो कि एक पूरा क्यूब है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके इस यहां पे चार्ज रखा है, ये वाला, ये चार्ज रख दिया आपने, ठीक है, दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक हो गया, नहीं दिखेगा, इलोन मस्क के चेहरे पे बना रहा हूं, ठीक है। तो आपने इसके इस सरफेस पे रखा है, एक ये सरफेस हो गया इसका फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, और ये सिक्स फेस है, क्यूब है। तो सपोज करो आपने चार्ज को यहां पे रख दिया ऐसे, अब आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां दिख रहा होगा पक्का। ये आपने देखा यार ये तो सर ओपन है, क्यूब के अंदर तो है नहीं। यस, यही समझा रहा हूं मैं कि आपका जो चार्ज है वो एक ओपन सरफेस पे रखा है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो दिस मस्ट बी इनसाइड द सिस्टम, है ना, उस सरफेस के इनसाइड होना चाहिए, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फंडा तभी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले चूंकि ये ओपन है, इसको क्लोज करना है, और क्लोज करने के लिए वैसा ही सरफेस हम गॉसियन यूज करेंगे जैसे पे ऑलरेडी रखा है, क्यूब पे रखा है। तो उसको बंद करने के लिए सिमेट्रिकली एक क्यूब आप इस तरीके से रखने वाले हो, देखो ये रहा। अगर मैं इसके ऊपर एक क्यूब और रख दूं, ये वाला, और इसके ऊपर इसी फेस पे एक क्यूब और रख दूं, तो दो क्यूब से मिलकर भी ये बंद हो गया, दो क्यूब से मिलकर भी बिल्कुल उनके मिड पॉइंट पे यहां कहीं है, अंदर की साइड में, समझ गए, अंदर की साइड में कहीं आया है, तो उनके मिड पॉइंट पे चला जा चुका है, समझ गए आप। यानी दो क्यूब का यूज करके आप ऐसे बना सकते हो, देखो आप ऐसे बना सकते हो, और ऐसे आप सोच सकते हो, ये वाली साइड से यहां तक, और ये वाला सरफेस, मतलब एक क्यूब बना दो उसके ऊपर।
आपको सिस्टम पूरा क्लियरली नजर आने लगेगा और आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये ऊपर वाला क्यूब ये जो पहले से ही था और ये ऊपर वाला उन दोनों के बीच में आ गए, मतलब दो क्यूब ने मिलकर इसको सेंट्रलाइज किया, सिमेट्रिकल शेप में इसको ला दिया है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं दो क्यूब के बीच में एक चार्ज है तो टोटल फ्लक्स होने वाला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कंसेप्ट अप्लाई कैसे करो, आपको कैसे पता चलेगा कि जो ओपन चार्ज है उसको क्लोज करने के लिए कैसा सरफेस चाहिए और उस सिस्टम को, उस चार्ज को क्लोज करने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ सरफेसेस वहां पे यूज हो रहे हैं और उसकी वजह से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ये भी तो समझने वाली बात है। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो ईच क्यूब से कितना पास हो रहा है, ईच क्यूब से, ठीक है, ईच क्यूब से कितना पास हो रहा है, अगर आपसे पूछे तो आपको बता दो क्यूब का ही यूज किया गया भाई, तो क्यूब बाई क्या करेंगे सर, 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप वेरी क्लियरली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। और क्या पूछ सकता है सर, ईच फेज से भी पूछ सकता है, ट्राई करना, ईच फेज से भी पूछ सकता है, ट्राई करना मस्त तरीके से। ईच फेज से दो क्यूब है, ईच फेज से कितना पास हो रहा है, किससे पास होगा किससे नहीं होगा ये सोचना पड़ेगा आपको, ट्राई करना, मेरे को बताना। ठीक है, पहले मैं आपका थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड करने वाला हूं और टिपिकल सिचुएशन लेते हैं। देखो और टिपिकल लेते हैं, उसने बोला सर अगर ये क्यूब है, मैंने बोला ठीक है। देखो यहां बनाना थोड़ा टिपिकल होगा, यहां समझना, लेकिन आपने ये क्वेश्चन अगर किया है तो आप इसको आज के बाद भूलने वाले नहीं हो। आपको एक ऑसम तरीका बता रहा हूं, आप भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तो आपने बोला यार सर अगर हम इस चार्ज को, है ना, इस चार्ज को इसके किसी एक यहां पे कॉर्नर पे प्लेस कर दे, ठीक है, क्यूब के किसी कॉर्नर पे इस चार्ज को प्लेस कर दे। आपको पता है यहां से जो फ्लक्स है वो हर जगह इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, कुछ फ्लक्स अंदर आ रहा होगा, कुछ बाहर जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो चार्ज अल्टीमेटली ओपन है, ओपन चार्ज है, दिस इज नॉट क्लोज्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज द चार्ज सच दैट ये इस पूरे सिस्टम के सिमेट्रिकली कहीं ना कहीं सेंटर पे प्लेस हो जाए, सिमेट्रिकली प्लेस हो जाए, कहने का मतलब दैट्स व्हाई फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज अ टिपिकल जॉब। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको क्लोज करना है और चूंकि क्यूब के कॉर्नर पे है तो सारे क्यूब ही यूज करने हैं, स्फीयर मत लेके आ जाना, सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं बन पाएगा। अब धीरे धीरे जा रहा है दिमाग में किसी चार्ज को क्लोज करने के लिए किस टाइप का सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो ये बुक्स है मेरे पास, अब देखो ये बुक है मेरे पास और इस क्वेश्चन को इन बुक की हेल्प से समझेंगे, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, नेवर एवर, मैं बोल रहा हूँ ना, आई गारंटी। तो ये बुक मैंने क्या किया, अभी सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज करो ये बुक लेता हूँ, व्हाइट वाली लेते हैं जिससे आपको पॉइंट नजर आए, इसको एक क्यूब मानना, ठीक है। ये जो बुक है दोस्तों ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, अभी एक समझ गए आप, ये क्यूब है। अब उसने चार्ज को यहां पे रख दिया है, ठीक है, ये रहा चार्ज, ये चार्ज यहां पे रख दिया कॉर्नर पे, बिल्कुल उसके एज पे, यहां पे देखो कॉर्नर पे, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, ये तो ओपन है सर, यार एक क्यूब है, ये बुक को क्यूब मान लेना। तो ये चार्ज रखा है, ये रेड रेड सा, ठीक है। अब इसको बंद करना पड़ेगा, इसको क्लोज ऐसे करेंगे कि पूरे सिस्टम के सेंटर पे आ जाए। तो कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से समझना भाई, कैसे करना पड़ेगा। एक क्यूब यहां रख देंगे, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल एक क्यूब यहां रखा, फिर एक यहां पे रखा, अभी भी ये ओपन है, दिख रहा होगा आप सबको, अभी भी ये ओपन है, ठीक है। एक क्यूब हमने यहां पे रखा, बिल्कुल सर रख दिया। अब आप बहुत ध्यान से इसको समझते जाएंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूं जिससे आपको मजा आए। तो ये जो देखो अभी भी ओपन है क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, और 4 क्यूब ऑलरेडी आप यूज कर सके हो, मतलब उनसे मिलके भी अभी भी ये बंद नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी नहीं। तो आपने क्या किया, एक क्यूब यहां रखा, ठीक है सर, ठीक है, एक क्यूब और रखा, ये रख दिया। देखो अब धीरे धीरे आपको फील आ रहा है। अब एक क्यूब ये रखा, ये रख दिया सर, और एक और बचा, ये रख दिया सर। अब आप देख सकते हो, अब वो आपको नहीं दिखेगा, वो बंद हो चुका है। 4 क्यूब ऊपर, चार्ज नीचे, और उनके सेंटर पे यहां कहीं नीचे देखो, ये क्यूब जितना पार्ट इधर, जितना इधर, उतना इधर, इतना इधर, ठीक है, और इनके सेंटर पे कहीं चला गया। 8 क्यूब से मिलकर वो चार्ज इनके सेंटर पे कहीं हो गया, यानी वो जो चार्ज अल्टीमेटली उनके सेंटर पे कहीं आ गया है। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब्स इज देयर, टोटल 8 क्यूब्स यहां पे हैं, ठीक है। अब ये चार्ज सिमेट्रिकल हो गया, यानी इन सारे 8 के 8 क्यूब के अंदर एक ही चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स तो उसी पे डिपेंड करेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ईच क्यूब से कितना पास होगा, अब आप समझ गए होंगे, मतलब इसको क्लोज करने के लिए हमें 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ी, और ऐसे ये क्लोज हुआ, अभी आपने देखा ऐसे क्लोज हुआ कि उस पूरे सिस्टम के सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो अगर ईच, ठीक है, क्यूब की बात करेगा ना दोस्तों, तो टोटल फ्लक्स कितना है, डिवाइड बाई 8 कर देना, यानी Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है सर। और क्या क्वेश्चन आ सकता है सर, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है सर। चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, अगर आपसे पूछे ईच फेस, इसको अपने आप करना, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है, ईच फेस, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। उस क्यूब के ईच फेस से कितना पास होगा, अब ध्यान से देखना, जो हमने लिया था उसको वापस ले लेते हैं,
ठीक है, जो हमने लिया था उसको वापस लेते हैं, ध्यान से देखना। ये जो चार्ज है वो यहाँ पे रखा था कि नहीं, ठीक है। अब इससे जो भी फील्ड निकलेगा ना यार, ध्यान से देखना, जो भी फील्ड निकलेगा वो जिस फेस पे रखा है इससे तो ऐसे नहीं चला जाएगा, जबकि देखो ऐसे जा रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है इस वाले फेस का वो तो बाहर को है, तो देखो ये बाहर हो गया और फील्ड ये है 90 डिग्री, मतलब जिसकी वो ऑलरेडी टच में है ना, उससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो चार्ज है ये वाला और इसके पीछे वाला, उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अगर फ्लक्स पास होगा तो इस वाले से पास होगा, जब यहां से निकल रहा होगा तो इस वाले से पास होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये दो, ठीक है, इस वाले से और पीछे वाले से और इस वाले से तो बिल्कुल भी पास नहीं होगा, तो बचे तीन, उन तीनों से पास हो जाएगा, ठीक है, उन तीनों से पास होगा, क्योंकि इससे पास नहीं होगा और इधर इससे भी टच करके चला जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर बाहर को है, देखो बाहर को, तो इससे भी पास नहीं होगा, और इधर इससे टच करके चला जाएगा, इससे भी पास नहीं, तो तीन सरफेस से पास नहीं होगा और तीन सरफेस से पास हो जाएगा, ठीक है, तीन सरफेस से पास हो जाएगा, तो तीन बचेंगे, तीन से पास नहीं होगा। तो याद रखना कि एक क्यूब के अगर कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा है तो तीन सरफेस से फ्लक्स पास नहीं हो सकता, बट रिमेनिंग तीन से पास होगा। तो एक क्यूब के 3 सरफेसेस से पास हो रहा है, तो टोटल 8 क्यूब है, टोटल 8 है, तो 3 इंटू 8 यानी 24 से पास होगा केवल, और 24 से ही पास नहीं होगा, दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा टोटल कितना था सर, ठीक है, इतना था, तो एक से कितना पास हो रहा है सर, एक क्यूब के कितने फेसेस से पास हो रहा है, 3, है ना, ये रहा देखो, ईच क्यूब से कितना पास हो रहा था, इतना, तो आप क्या लिखोगे, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो चीजों को, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो चीजों को, इजी क्वेश्चन बनाने के लिए क्या फंडा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब ये सारी टेक्निक आप लोगों को आनी चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और आपने करके देखना है, ठीक है, ये चीजें आप करके देखा करो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं इसी से रिलेटेड, ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये रहा, देखो, अगर सर क्यूब ये हो, मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल सही है, ये क्यूब है, बिल्कुल सही है, तो अब क्या करेंगे सर, अब कहाँ रखोगे सर, हो तो गया सब कुछ, हाँ यहाँ रख लो। देखो अगर उसने बोला इस क्यूब की किसी एक फेस को ले लो, ठीक है, क्यूब के किसी एक फेस को ले लो, जैसे ये ले लिया आपने, ये फेस ले लिया सर, फेस वाला कर तो लिया, नहीं उसके यहाँ पे नहीं रखना, उसकी एक साइड के मिड पॉइंट पे चार्ज रखना है यहाँ, ठीक है, उसकी जो साइड होगी ये वाली, उसके मिड पॉइंट पे कहीं चार्ज रख दो, और बताओ अब कितने क्यूब का यूज करके इसको क्लोज करेंगे और कितना फ्लक्स वहां से पास हो रहा होगा ईच क्यूब से, ईच फेस से, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, सारे हमने टैकल कर लिए। अब कुछ अमेजिंग से क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से दिमाग लगने वाला है। पहले उससे पहले एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ, जो टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हो। ओके, सो ऑसम कंसेप्ट है, जिसमें इंजीनियरिंग में जिसमें ज्यादातर यूज करके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेडिकल एंट्रेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ तक जो आपने पढ़ लिया इसी पे आप मास्टरी कर लो, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं इंजीनियरिंग के भी करूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं नीट के भी करूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा हाउ टू अप्रोच दिस कांसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है अगर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आता है। उसने बोला ये कोई सर्कल टाइप की सरफेस है, इसको आप डिस्क वगैरह मान सकते हो, सर्कल वगैरह मान सकते हो, ठीक है, इसकी रेडियस r है, और हमने इसको ऐसे रखा है कि अलोंग द एक्स एक्सिस हमने इसको एक्सियल इस तरीके से प्लेस कर दिया है कि ये ऐसे रखा है, ठीक है, ठीक है, और इसी एक्स एक्सिस पे इससे दूर, ना कि इसके ऊपर चार्ज रखा है, इससे दूर कहीं हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है, दिस इज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज करके काफी क्वेश्चन देखे गए हैं, एग्जाम में आते हैं, थोड़े टिपिकल से जो माने जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हर डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, समझना भाई। तो आपसे पूछेगा पता है क्या है, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आप क्या करके आएंगे, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, आपसे पूछेगा बताओ ये जो फ्लक्स है ये तो हर जगह जा रहा होगा पूरे रीजन में, यस सर, तो इसके रास्ते में ही एक डिस्क रखी हुई है जिसकी रेडियस r है, ठीक है। सपोज करो इस चार्ज से वो डिस्क किसी x डिस्टेंस अवे रखी हुई है, ठीक है सर, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कल या डिस्क जो भी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो डिस्क है, जो रिंग है, जो मान सकते हो आप, ठीक है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है सर, इससे कितना होगा जो इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस अवे रखा है। तो हमें पता है इससे तो हर डायरेक्शन में फ्लक्स जाता है, जो इधर जाएगा उससे मतलब नहीं है, इससे कितना होगा, तो मान लिया इससे ऐसे फ्लक्स पास हो रहा होगा, ये तो इससे पास ही नहीं हो रहा सर, यस, ये भी नहीं पास हो रहा है सर, बिल्कुल, ये भी नहीं पास हो रहा है सर, बिल्कुल, लेकिन ये तो पास होगा, लेकिन ये टच करके जा रहा है सर। अब इसके अंदर जो लाइंस आएंगी वो ये होंगी, इस तरीके से फ्लक्स पास हो रहा है, देखना पहले फील करो, केवल इतना फ्लक्स, नॉट कंप्लीट, यानी जो फील्ड लाइंस
इस डिस्क को क्रॉस करेंगी वही फ्लक्स होता है इसका। मैंने आपको बताया था ना, जो फील्ड लाइंस इस डिस्क को क्रॉस कर रही है वही तो फ्लक्स लेंगे हम, बाकी को तो थोड़ा ही लेंगे। इससे केवल फ्लक्स पास हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, देखो इसके अंदर से जो पास हो रहा है, मतलब ये लास्ट की लाइन जो इससे यहां से टच करके जाएगी, ये कंसीडर करो यहां से, ठीक है, और ये वाली लाइन कंसीडर करेंगे, ये वाली, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हो ये इसकी सेंट्रल एक्सिस थी एज इट इज। तो भाई ये जो फ्लक्स पास हो रहा है यहां से लेके यहां तक, ये हमें निकालना है कि डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप ध्यान से अगर आप देखोगे यहां पे एक स्ट्रक्चर टाइप बन गया। कैसे सर? डिस्क को मैं यहां ले रहा हूं, यहां पे रखा है कहीं पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये डिस्क है जिसकी रेडियस है r, यहां पे कहीं पॉइंट चार्ज है, तो ये वाली लाइन लास्ट और ये वाली, बाकी इसके अंदर वाली जितनी भी हैं जो इससे पास हो रही होंगी, ठीक है जी। तो ये है पॉइंट चार्ज, तो ये वाली लाइन इसको कवर कर रही है और ये वाली मिलकर पूरी डिस्क को। तो इस साइड और इस साइड के बीच में कुछ एंगल मान लो, सपोज करो ये सेंट्रल लाइन जो भी इसकी एक्सियल लाइन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो टोटल एंगल हो जाएगा 2 थीटा। और ये कॉन टाइप नहीं बन गया, देखो कॉन टाइप का बन गया, देख लो आप, एक कॉन टाइप का बन गया, देख लो, ठीक है, कॉन टाइप का बन गया, ठीक है। और यहां पे पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है, कॉन टाइप का बन गया। तो ये जो एंगल होगा हाफ, ये कंसीडर करना है, हाफ कॉन एंगल आप मान सकते हैं थीटा, पूरा एंगल नहीं, समझ करो आपको पूरा दे रखा है, हमने केवल ये लेना है जो एक्स के साथ बन रहा है, थीटा, ठीक है। और ये इसकी रेडियस है r और इससे ये डिस्टेंस है x। तो जब हम इसको डिराइव करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, वहां से एक ऑसम रिजल्ट निकल के आएगा जिसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपके डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं, उसके रिजल्ट से मतलब है जो बहुत क्विकली आपको क्वेश्चन का आंसर करके दे सकता है इन पर्टिकुलर कंडीशंस। तो एक कॉन टाइप की शेप जब भी बनेगी, ठीक है, जब भी कॉन टाइप की शेप बनेगी, ध्यान से समझना, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये अगर निकालना चाहते हो तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला यूज होगा, कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला यूज होगा। सम टाइम एंगल गिवन होगा, सम टाइम इस चार्ज से डिस्क के सेंटर की डिस्टेंस गिवन होगी, डिस्क कितनी दूर है उसका सेंटर इस चार्ज से, पॉइंट चार्ज से, सम टाइम वो मैं दोनों बताऊंगा आपको, ठीक है। सम टाइम ये होगा, देखो भाई ये थीटा क्या है सर, दिस हाफ एंगल लेना है, मैंने बोला हाफ कौन एंगल लेना है, अगर ये पूरा एंगल 60 है तो 30 लेना, हाफ लेना है, ये हाफ एंगल मान के चलना, ठीक है, हाफ कौन एंगल मान लो उसको, ठीक है, इस तरीके से मान सकते हो आप, ठीक है, ये लेना मैं करके बताऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास सर, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। मान लिया एंगल इज नॉट गिवन, इफ थीटा इज नॉट गिवन, अगर सपोज करो आपको थीटा नहीं दे रखा है, तब क्या करेंगे सर, तब देखो ये वाला ट्रायंगल यूज करना, देखो ये ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एंगल हाफ थीटा और ये रेडियस r, ये डिस्टेंस x है कि नहीं है, चेक करें आप। और ये डिस्टेंस मान लो कुछ स्मॉल r है, तो स्मॉल r क्या हो जाएगी, √x² प्लस r², तो cos थीटा निकाल लो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस कितना है सर x, हाइपोटेन्यूज कितना है 90 के सामने r, ठीक है, तो cos थीटा कितना आ गया सर, x/√में x² प्लस r², इसको उठा के यहां पुट कर दो तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x/, अब ये किसी भी एग्जाम में आए इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज बहुत समय लगेगा आपको डिराइव करने में, कैलकुलेट करने में बहुत समय लगेगा। अब इसका डायरेक्ट यूज करो ना, अगर डिस्टेंस गिवन होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल गिवन होगा डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। इस टाइप की सिचुएशन में करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, करके दिखाऊंगा किस तरीके से यूज होना है, ठीक है, किस तरीके से इसका यूज होना है, बस ये याद रखना, ठीक है। व्हेनेवर द पॉइंट चार्ज इज कीप अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ राउंड शेप ऑफ बॉडी, कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है, स्फीयर हो सकता है, हेमिस्फीयर हो सकता है, रिंग डिस्क हो सकता है, ठीक है, कौन शेप बन रही है, कौन शेप, तो उस शेप को उससे कितना फ्लक्स कौन शेप में पास हो रहा है, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है बॉस। करके देखिए, अब एग्जांपल लें, क्वेश्चन करें, तभी मजा आएगा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली क्वेश्चन समझ जाओगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। याद करो, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में कराया था जब आपको मैं सिखा रहा था कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, गॉस लॉ का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये मैं सिखा रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, एक इस तरीके का सरफेस लिया था हेमिस्फेरिकल, उसके इस वाले सरफेस पे, जो ये वाला सरफेस है फ्लैट टाइप का, ये सर्कुलर टाइप का सरफेस है, यहाँ पे चार्ज रखा था, फिर हमने पूछा था कि बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो जब चार्ज यहाँ रखा हो, इस वाले सरफेस पे रखा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही सरफेस लो, इसको क्लोज कर दो, ठीक है, निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये चार्ज यहाँ की बजाय यहाँ रखा हो तो, समझ गए, जैसे ये है, सपोज करो ऐसा सरफेस है, या फिर जैसे ये है, मैंने ऐसे ही बना दिया, लेट्स सी, ठीक है, ऐसे ही बना दिया, लेट्स सी, ठीक है। अगर वो यहाँ पे रखा हुआ तो यहाँ पे, यहाँ ना रख के मैं यहाँ रख दूं पॉइंट चार्ज, तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये वाला आपका कर्व्ड सरफेस है, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस,
आप देख सकते हैं दोस्तों, एंड दिस इज योर फ्लैट सरफेस। तो दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, अब पंगा है, ये पॉइंट चार्ज है, अब पंगा है क्योंकि यहाँ पे रखा है आपने चार्ज। तो बताओ इससे कितना होगा, ये जो कर्व्ड सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बॉस, तो यहां से जो लाइंस निकलेगी वो इधर भी जाएंगी, ठीक है, वो इधर भी जाएंगी, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, देख लो हर डायरेक्शन में ऐसे, तो ऐसे पास होंगी, ऐसे पास होंगी, ऐसे पास होंगी, ऐसे पास होंगी, ठीक है, इस तरीके से पास होंगी, आप देख सकते हो, और यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में वो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, समझ रहे हो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो जो लाइन इस कर्व्ड सरफेस में एंटर करेंगी वही तो इससे बाहर निकलेंगी भाई, वही इससे बाहर निकलेंगे नीचे वाले से। मतलब कहने का यहां से जो लाइन ऐसे जा रही है, यहां से जो लाइन ऐसे जा रही है भाई, इधर भी जा रही है, 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 इसमें भी जा रही है। जो सरफेस से एंटर करेंगी कर्व से वही तो इस सर्कुलर फ्लैट सरफेस से भी बाहर निकलेंगी। बहुत ध्यान से समझना भाई, इधर जो जा रही है उनसे हमें मतलब नहीं है, जो इधर जा रही है, इधर ये जो जा रही है, जो उसमें एंटर नहीं कर रही है इसके अंदर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे हमें सर कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इस सरफेस से कितनी पास हो रही है वो निकालना है, तो वही होगी जो इस सरफेस से पास होगी, क्योंकि इससे जो चलेंगी क्रॉस होके वही तो उससे पास होंगी। आप ध्यान से देखो ना यार, तो जो इससे पास होंगी, इससे, है ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स हमारा 0, ठीक है सर। तो टोटल फ्लक्स कैसे लिखेंगे, जो कर्व्ड सरफेस से पास होगा प्लस जो फ्लैट सरफेस से पास होगा, ये वाला जो सरफेस मान लो फ्लैट मान लो उसको। तो अगर ये 0 है सर, तो हम 0 इक्वल टू लिखेंगे कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लैट सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस को हम निकालेंगे माइनस ऑफ फ्लैट सरफेस। इससे निकालना आसान है, ऐसा क्यों सर, क्योंकि इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे होगा, ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना, इसको हम निकालते हैं फ्लैट से कितना पास हो रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से फील कर रहे होंगे, देखो यहां से मैं बना रहा हूं, ये था इसका अपर सरफेस, ये इसका कर्व्ड सरफेस, ये पॉइंट चार्ज, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसको अगर मैं ध्यान से बनाऊं तो ये इस तरीके का एक कौन नहीं बना रहा है, देखो कौन बना रहा है, यहां से जो लाइन पास होगी यहां से, ठीक है, ये ऐसे गई, बाकी लाइन इसके अंदर से जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, ठीक है, ये इसका सेंटर है सर, बिल्कुल है सर, और ये पॉइंट चार्ज है सर, बिल्कुल सर, और यहां से इसकी रेडियस होगी सर, जो भी देगा वो रेडियस वगैरह कुछ तो दे ही रखा होगा, ठीक है, और पॉइंट चार्ज बिल्कुल इसके यहां पे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये भी तो रेडियस होगी भाई, ये भी तो रेडियस के इक्वल ही होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि हेमिस्फीयर है, सेंटर से उसके सरफेस तक की डिस्टेंस आ रही होगी, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो, ये कौन बन गया, ये बन गया एक कौन, ठीक है, ये कौन बन गया इस तरीके से, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, ये हाफ एंगल लेते हैं ना, तो ये आर है, अगर ये डिस्टेंस आर है, ये आर है, ये थीटा है, तो tan थीटा आप निकालो, परपेंडिकुलर ओवर बेस r बाई आर, तो 1, यानी ये थीटा हमेशा 45 डिग्री होगा। तो कौन एंगल मिल गया, एंगल मिल गया, यहाँ से एंगल हमें दे रखा है, एंगल मिल गया, तो अब निकाल सकते हो सर। डिस्टेंस भी तो पता थी, यहाँ चार्ज से इस सरफेस तक की, ये देखो कौन बन रहा है, ये वाले सरफेस से निकालना है ना, इतने से, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है हमें वो निकालना है, इससे कितना फ्लक्स। तो भाई अभी हमने फॉर्मूला बताया था, ये कौन टाइप का बन रहा है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, डायरेक्ट हो गया, और फाई आप निकाल सकते हो Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45। नाउ यू कैन सी Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई √2, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मतलब इससे जो फ्लक्स पास होगा वो ये होगा, और जो इससे पास होगा वही कर्व्ड सरफेस से पास होगा, यानी ये जो सरफेस है, ये वाला, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इससे जो पास होगा, इससे जो फ्लक्स पास होगा वो वही होगा जो इससे पास होगा। तो इसका हमने निकाल लिया है, तो दैट इज माइनस, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, दैट इज 1 बाई √2, ठीक है, दिस इज 1 माइनस 1 बाई √2। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन टिपिकल वाले भी सॉल्व कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके सामने है सब कुछ, कहानी आपके सामने है, ठीक है। मजा आ गया कि नहीं, हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर डोंट वरी। अब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके आप फोड़ सकते हो, खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना, ठीक है, आएगी ही नहीं, है ना। थोड़े अच्छे वाले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप आराम से दिमाग लगा पाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो एक क्वेश्चन लास्ट में ले रहा हूं, होप सो अब आप समझ गए होंगे, सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब PYQs के क्वेश्चंस, असाइनमेंट के क्वेश्चंस हुआ, आपने सॉल्व करने हैं, कहीं फंसोगे तो मैं हूं ना बॉस, मेरे को बताना है, फिर भी ट्राई करना, आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे और ले रहा हूँ। उसने बोला एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है, और उसको एक पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस अवे जो 4/3 दे रखा है, रखा गया है। तो बताओ इसका जो फ्लक्स इससे पास होगा, इसका जो फ्लक्स इससे ऐसे पास होगा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से जो फ्लक्स इस तरीके से
पास होगा वो कितना होगा। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा निकाल लो। अब कोई टेंशन ही नहीं है सर, एक डिस्क है उससे किसी डिस्टेंस अवे पॉइंट चार्ज है, कंसेप्ट तुरंत दिमाग में आना चाहिए। डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंगल नहीं निकाल सकते तो इसका यूज करो ना, एंगल नहीं निकाल सकते तो फॉर्मूला, डिस्टेंस दे रखी है ना 4 से, डिस्टेंस दे रखी है ना 4 से, ये रही, तो क्या आएगा सर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स कितना है सर 4r बाई 3, नीचे क्या लिखेंगे सर आर स्क्वायर प्लस 4r बाई 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना, आंसर बताना कितना आएगा, सॉल्व करना, इसको एलसीएम एलसीएम लेके जो भी है आंसर बताना मेरे को कितना आएगा। सॉल्व करके अपने आप कर लेंगे ना, कैसे करेंगे सर, दिख रहा है क्लियरली सर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, चलो देख ही लेता हूँ, ठीक है, 4r बाई 3 बाई अंडर रूट, ठीक है सर, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो r बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 16 बाई 9, ठीक है ना सर, ठीक है सर, तो इसको लिखोगे आप Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ऊपर बचा r से r कैंसिल 4 बाई 3 बच गया, ठीक है। अब अंडर रूट में क्या है ये देखते हैं, 9 इधर जाएगा 25 बाई 9 बचेगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको आंसर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 4 बाई 3, ये 5 आएगा बाहर और नीचे आएगा 3, ये कैंसिल, तो ये आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट गाइज 1 माइनस 4 बाई 5, नाउ यू कैन सी 5 और एलसीएम ले लो 1 बाई 5 आ गया, यानी Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना फ्लक्स इससे पास होगा। अब ये इजी हो गया आपके लिए, ठीक है, अब ये इजी हो गया आपके लिए और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे सारे कंसेप्ट इससे रिगार्डिंग दोस्तों, आई थिंक ये सफिशिएंट थी जो हमने यहाँ डिस्कशन करी, और बहुत ज्यादा डीप में जाके हमने डिस्कशन करी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के एंड ऑल, फिर मेरे को बताएंगे कहाँ फंस रहे हो, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।